नाउ स्टूडेंट्स, थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, केमिस्ट्री में, ठीक है ना। और आज हम पढ़ेंगे प्रोसेस क्या होता है, टाइप्स ऑफ प्रोसेस और स्टेट वेरिएबल के बारे में समझेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करिए बच्चों। देखिए, अब प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस क्या होता है? कुछ भी करना प्रोसेस होता है, ठीक है। जैसे आप राइटिंग कर रहे हो तो एक प्रोसेस है, लिखने का प्रोसेस है, ठीक। आप क्रिकेट खेल रहे हो तो उसका एक प्रोसेस है, कैसे आप खेलते हो, ठीक है ना। तो ये तो आम भाषा में प्रोसेस है। थर्मोडायनेमिक्स में प्रोसेस क्या है बच्चों? आपके पास कोई सिस्टम है और उस सिस्टम के वेरिएबल्स अगर आप चेंज करते हो, जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ठीक है, तो इसको हम प्रोसेस बोलते हैं, बहुत सिंपल भाषा में। देखिए, इट इज़ एन ऑपरेशन। देखिए, इट इज़ एन ऑपरेशन, प्रोसेस क्या है? इट इज़ एन ऑपरेशन बाय विच अ सिस्टम अंडरगोज अ चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। ओके, इट इज एन ऑपरेशन। एक ऐसा ऑपरेशन है जिस ऑपरेशन में क्या होता है बच्चों? इट इज एन ऑपरेशन बाय विच एक ऐसा ऑपरेशन है जिस ऑपरेशन के थ्रू क्या होता है, किसी सिस्टम का स्टेट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होता है, मतलब उसके प्रेशर वॉल्यूम में चेंजेस आते हैं, ठीक है ना, जनरली। सो इट इज एन ऑपरेशन बाय विच अ सिस्टम अंडरगोज a change from a change from state to from one state to another। आइए एक एग्जांपल की हेल्प से बच्चों उसको समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक सिलेंडर है। ये एक सिलेंडर है और इसमें गैस भरी हुई है, ठीक है ना। ये एक सिलेंडर है बच्चों, और मान लीजिए इसमें गैस भरी हुई है और इसमें एक पिस्टन भी लगा हुआ है। लेट अस से अभी पिस्टन यहाँ पर है, पोजीशन ए पर, ठीक। ये पिस्टन पोजीशन ए पे, और पोजीशन ए पे पिस्टन का ये इसमें गैस भरी हुई इस तरीके से, है ना। है P1, वॉल्यूम है गैस का V1 और टेम्परेचर है T1, ठीक। तो अभी ये कौन से स्टेट पे? अभी सिस्टम कौन से स्टेट पे? P1, V1 और T1 पे, यानी इसका प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T1 है। अब आपने पिस्टन को ऐसा एक्सटर्नल प्रेशर लगाकर नीचे कर दिया। यहाँ से एक्सटर्नल प्रेशर लगा के आपने क्या किया? एक्सटर्नल फोर्स लगा के आपने पिस्टन को यहाँ पर ले आए। जब आप ऐसा करोगे तो ये गैस के मॉलिक्यूल सब कंप्रेस हो जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे इस तरीके से। आपने क्या किया? सिस्टम को ए से बी पे ले आया। तो जो ऑपरेशन आपने किया यही प्रोसेस है, क्योंकि इस ऑपरेशन में क्या हुआ? स्टेट वेरिएबल्स आपके चेंज हो गए, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर आपका, मतलब इसका स्टेट चेंज हो गया एक तरीके से। अब प्रेशर कितना हो गया पोजीशन बी पे? P2, वॉल्यूम गैस का हो गया V2 और टेम्परेचर हो गया कितना? T2, ठीक। तो ये जस्ट एग्जांपल है प्रोसेस का। अब देखिए टाइप्स ऑफ प्रोसेस क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोसेस क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ प्रोसेस क्या होते हैं? प्रोसेस के टाइप्स तो ध्यान सुनो। एक बार हम क्या करेंगे? प्रेशर कांस्टेंट करके पूरे प्रोसेस के दौरान हम प्रेशर कांस्टेंट करेंगे तो एक टाइप का प्रोसेस बनेगा। फिर हम एक बार कोई प्रोसेस कर रहे होंगे तो टेम्परेचर पूरे प्रोसेस में कांस्टेंट रखेंगे तो एक टाइप का प्रोसेस बनेगा। और इसी तरीके से एक बार हम कोई प्रोसेस कर रहे होंगे और उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट कर देंगे तो एक टाइप का प्रोसेस बनेगा, ठीक। तो टाइप ऑफ प्रोसेस में बच्चों सबसे पहला जो प्रोसेस है आपका आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक। टाइप ऑफ प्रोसेस में नंबर 1 नोट करेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस। ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत आपने कहीं ना कहीं पढ़ी भी होंगी, स्टेट्स ऑफ मैटर में भी शायद पढ़ी होंगी। तो आइसो का मतलब एक जैसा, थर्मल का मतलब टेम्परेचर, ठीक। आइसो का मतलब एक जैसा और थर्मल का मतलब टेम्परेचर, यानी कि बच्चों जो प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता हो, मतलब पूरे प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर ही नहीं चेंज हुआ, टेम्परेचर फिक्स रहा, तो ऐसे प्रोसेस को हम आइसोथर्मल प्रोसेस बोलेंगे। सो अ प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर, नोट करिए, अ प्रोसेस in which a process in which the temperature remains constant, the TEMP का मतलब, चलो मैं लिख देता हूँ टेम्परेचर, ओके। a process in which the temperature remains constant, the temperature remains constant through its course, through its course
थ्रू इट्स कोर्स इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। थ्रू इट्स कोर्स का मतलब पूरे प्रोसेस के दौरान, इज कॉल्ड थ्रू इट्स कोर्स इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ध्यान से सुनिए, इसी में हमें नोट करना है कि आपको दिखाई पड़ेगा, दिखाई तो पड़ना चाहिए। देखिए डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 होता है, क्यों? यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ठीक, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो बच्चों चेंज इन टेम्परेचर होएगा ही नहीं। भाई जो टेम्परेचर पहले था टी इनिशियल इज इक्वल टू टी फाइनल, तो डेल्टा टी निकालोगे चेंज इन टेम्परेचर, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल 0 आएगा। और इसी चीज़ को बच्चों कैलकुलस में ऐसे पढ़ाया जाता है, डी टी इज इक्वल्स टू, चाहे आप डेल्टा टी बोलो चाहे डी टी बोलो, डी टी क्या है, स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर वो भी 0 है, और लार्ज चेंज इन टेम्परेचर वो भी 0 है, क्योंकि टेम्परेचर ही कॉन्स्टेंट है आपका। तो डी टी इज इक्वल्स टू 0, डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 0, टी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, ये चीज़ है। ओके नाउ अब मैं आपको एक सवाल देता हूँ, बच्चों। क्वेश्चन देखिए एक छोटा सा, ऐसे ही बेवजह का फालतू का क्वेश्चन है। देखिए तो क्वेश्चन है बच्चों, आपके पास एक सिलेंडर है इस तरीके से, ओके, एक सिस्टम है, और इस सिस्टम में हमने क्या किया, पिस्टन पहले पोजीशन ए पे था और इसको हमने एक्सटर्नल प्रेशर लगा के पिस्टन को बी पोजीशन पे लेके आ गए, ठीक। और सुनिए एक खास बात है बच्चों, नॉन कंडक्टिव वॉल्स हैं। कैसी सर? नॉन कंडक्टिव वॉल है। अब बताओ, अगर नॉन कंडक्टिव वॉल है और आपने इसको ए से बी लेके आए हो, तो ये किसका एग्जांपल है बताओ? क्या प्रेशर चेंज हुआ? हाँ, तुम ऊपर से एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हो तो गैस का भी अंदर प्रेशर चेंज होगा, तो प्रेशर चेंज होगा। हाँ, क्या वॉल्यूम चेंज हो गया? यार साफ साफ दिख रहा है वॉल्यूम, पहले वॉल्यूम इतना सारा था, अब वॉल्यूम कम हो गया गैस का, कंप्रेस कर दिया ना, कंप्रेशन। तो वॉल्यूम चेंज हो गया, प्रेशर चेंज हो गया, लेकिन टेम्परेचर कब चेंज होगा बताओ? टेम्परेचर तो तब चेंज होगा ना जब जब भैया हीट का ट्रांसफर होगा, यानी कि हीट या तो अंदर से बाहर चली जाए और या तो बाहर से अंदर चली है, ठीक। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हुआ है, ठीक है, नॉन कंडक्टिव वॉल है, सो नो ट्रांसफर इन द एनर्जी, ठीक, नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। एनर्जी से हमारा मतलब है हीट एनर्जी का, तो ना तो हीट एनर्जी अंदर से बाहर गई, ना तो बाहर से अंदर आई है, तो यहां पर किसी भी तरीके का कोई भी हीट एनर्जी में ट्रांसफर नहीं हुआ। तो जब हीट एनर्जी में ट्रांसफर नहीं हुआ तो टेम्परेचर कहां से बढ़ेगा या टेम्परेचर कहां से चेंज होगा, ठीक। तो नो चेंज इन टेम्परेचर, सो नो चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा, इसलिए प्रोसेस कैसा है? आइसोथर्मल। आइसो का मतलब एक जैसा और थर्मल मतलब टेम्परेचर, ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस है ये, ठीक, आइसोथर्मल प्रोसेस का एग्जांपल है। नाउ नेक्स्ट इज बच्चों, आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होता है? आइसोबैरिक प्रोसेस, अब नाम से ही पता चल रहा है, आइसोबैरिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है, बार का मतलब, बार कहाँ से आया है? ये बार शब्द कहाँ से आया है? प्रेशर के यूनिट से, तो बार रिलेट कर रहा है प्रेशर से, आइसो मतलब एक जैसा, बार मतलब प्रेशर। तो जो बच्चों कोई प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में ड्यूरिंग द होल प्रोसेस प्रेशर कांस्टेंट रहता है, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? आइसोबैरिक प्रोसेस। सो अ प्रोसेस ड्यूरिंग which pressure of the system remains constant, during which pressure of the system remains constant is called isobaric process, is called isobaric process। बच्चों यहां पर भी वही है, क्या चेंज इन प्रेशर कितना आ जाएगा? 0, क्योंकि प्रेशर क्या रहेगा आपका? कांस्टेंट। और यदि इसी को आप कैलकुलस के फॉर्म में लिखोगे
सो डी टी इज इक्वल्स टू 0, सॉरी डी टी कह रहा हूँ, डीपी। डीपी क्या है? स्मॉल चेंज इन प्रेशर। प्रेशर कांस्टेंट है तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल करोगे तो क्या आएगा? हमेशा चेंज इन प्रेशर क्या कितना आएगा? 0। ठीक, अब ध्यान से चेक करिए, इसका एग्जांपल एक ले लेते हैं हम लोग आइसोबैरिक प्रोसेस का। एग्जांपल ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस। मान लीजिए बच्चों कि एक ओपन टेस्ट ट्यूब में हम लोग क्या कर रहे हैं? एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं। ठीक, ये एक टेस्ट ट्यूब है ओपन, ये इस तरीके से। तो ये ओपन टेस्ट ट्यूब है और इसमें बच्चों मैंने एक सॉल्यूशन डाल दिया, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaOH, और इसमें मैंने एक्वा सॉल्यूशन ऑफ HCl डाल दिया। अब आपको पता है एसिड बेस रिएक्शन होगी और ये ऊपर से ओपन है, तो बताओ ये कैसा प्रोसेस है? बताइए। टेम्परेचर चेंज होगा? हो जाएगा। एसिड बेस रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, हीट निकलेगी, एक्सोथर्मिक होगी। ठीक, वॉल्यूम वॉल्यूम की बात, तो वॉल्यूम में भी ऑब्वियसली चेंज आएगा, सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, वॉल्यूम में भी चेंज आ सकता है। लेकिन यहाँ पर मुद्दा ये नहीं, मैं पूछ रहा हूँ प्रेशर में चेंज आएगा? ओपन टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन हो रही है तो ऊपर से तो प्रेशर 1 atm ही लग रहा है। ऊपर से तो प्रेशर कितना लग रहा है? 1 atm बताया था, ये स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ाया था कि जब भी आपकी टेस्ट ट्यूब ओपन होगी तो ऊपर से प्रेशर कितना लगेगा? 1 atm। तो प्रेशर तो पूरे प्रोसेस में, पूरी केमिकल रिएक्शन यहाँ पर हो रही होगी और एसिड बेस रिएक्शन हो रही होगी, लेकिन प्रेशर क्या है? 1 atm है, कांस्टेंट है। तो यदि प्रेशर क्या है बच्चों? यहाँ कांस्टेंट है। यदि प्रेशर यहाँ क्या है? कांस्टेंट है। ठीक, तो कांस्टेंट प्रेशर है तो किसका एग्जांपल है? एग्जांपल ऑफ EX का मतलब एग्जांपल, एग्जांपल ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक, अब नेक्स्ट है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है? अब देखो बच्चों, आइसो का मतलब एक जैसा, कोरिक मीन्स वॉल्यूम, कोर मीन्स वॉल्यूम। ओके, तो ऐसा प्रोसेस जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। ठीक है, सो अ प्रोसेस ड्यूरिंग द वॉल्यूम ऑफ द process during which the volume of the system remains, during which the volume of the system remains constant। एक ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस के दौरान पूरा प्रोसेस हो रहा है लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, इन विच द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड आइसोकोरिक, इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, इसका क्या मतलब है कि डेल्टा V कितना होगा? 0, यानी कि V हमेशा, वॉल्यूम हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। ठीक, और कैलकुलस में लिखोगे तो dt क्या होगा? स्मॉल चेंज इन, dt नहीं सॉरी dv, dv का मतलब स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, ये कितना हो जाएगा? 0। वॉल्यूम में चेंज ही नहीं होगा। इसका एग्जांपल यदि आप देखोगे तो क्या ही देखोगे, इसका एग्जांपल देख लो। ये एक कंटेनर है बच्चों और मान लो इस कंटेनर में कोई गैस भरी हुई है इस तरीके से। अब इस गैस को थोड़ा सा गर्म कर दीजिए, थोड़ा सा इसको हमने क्या करा? गर्म कर दिया कंडक्टिंग वॉल से। तो देखा, ये कंटेनर का वॉल्यूम ही गैस का वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम तो फिक्स है यार, वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है। मान लो इस गैस का टेम्परेचर पहले कितना था? जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, टेम्परेचर था मान लो पहले इसका 300 केल्विन और बढ़ाकर आपने कितना कर दिया? 500 केल्विन, थोड़ा गर्म कर दिया थोड़ा सा। इतना गर्म मत कर देना कि सिलेंडर ही फट जाए, है ना, क्योंकि गैस एक्सपैंड हो जाएगी। अरे मजाक कर रहा हूँ, ध्यान सुनो। बस मैं ये कह रहा हूँ कि ये रिजिड कंटेनर है और आपने क्या किया? गैस को गर्म कर लिया, तो भैया वॉल्यूम तो कांस्टेंट है पूरे प्रोसेस में। जब आप प्रोसेस कर रहे थे, मतलब प्रोसेस करने का मतलब कुछ कर रहे थे, स्टेट में चेंज कर रहे थे। कौन सी स्टेट में चेंज किया? टेम्परेचर में। तो टेम्परेचर 300 केल्विन से 500 केल्विन ले गए, तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट है। ठीक, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? आइसोकोरिक।
ठीक, ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बात हो गई। नाउ अब देखिए बच्चों साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है। ठीक, नेक्स्ट इज साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है। नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है साइक्लिक प्रोसेस। देखिए जहां से चले थे वहीं पर वापस आ गए, जहां पर चले थे जब आप वहीं पर वापस आ जाते हो किसी प्रोसेस में, तो ऐसे प्रोसेस को साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। मतलब सर मान लो कि बच्चों कोई सिस्टम था और उस वो सिस्टम था अभी पोजीशन ए पे, मतलब पोजीशन ए पे इसका प्रेशर था कितना P1, वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर क्या था T1। ठीक, फिर क्या किया आपने, इसको आप ए कंडीशन से बी कंडीशन पे ले गए कुछ प्रोसेस करके, यहाँ आपने कुछ प्रोसेस किया और बी पॉइंट पे पहुंच के या बी पर पहुंच के इसका प्रेशर हो गया P2, वॉल्यूम हो गया इसका V2 और टेम्परेचर हो गया इसका T2। फिर आपने क्या किया, बी से एक प्रोसेस करके आप सी पे ले गए। ठीक, और सी पे इसका प्रेशर हो गया कितना P3, वॉल्यूम हो गया V3 और टेम्परेचर हो गया T3। लेकिन पता है फाइनली क्या हुआ, फाइनली आप घूम फिर के कुछ भी कर रहे हो, एक प्रोसेस करके ए से बी पे जा रहे हो, इसके स्टेट्स में चेंज हो रहा है, फिर बी से आप सी पे जा रहे हो, फिर सी से आप डी पे जा रहे होगे, क्या पता जा रहे होगे, सी से आप डी पे जा रहे होगे और यहाँ पर प्रेशर हो गया कितना P4। ठीक, वॉल्यूम हो गया V4 और टेम्परेचर हो गया T4 मान लो। लेकिन आप डी से वापस कहाँ आ गए, ए पे। तो ये प्रोसेस साइक्लिक, मतलब जहां से चले थे वहीं पर आ गए, मतलब उस सिस्टम का, अरे सिस्टम का मतलब है किसी सिलेंडर में कोई गैस भरी होगी, अब आपने उसके उसके साथ तरह तरह का प्रोसेस किया, आप उसको ए से पहले बी पे ले गए, फिर आप उसको बी से सी पे ले गए, तो उसके ये देखिए स्टेट्स में चेंज आया, मतलब प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर में, फिर आपको उसको सी से डी पे ले गए कोई प्रोसेस करके। ठीक, ये प्रोसेस 1, ये प्रोसेस 2 में आप उसको यहाँ से यहाँ ले गए, फिर प्रोसेस 3 में आप उसको यहाँ से यहाँ ले गए, फिर 3 से फिर फोर्थ प्रोसेस में आप उसको डी से वापस ए पर ले आए, तो जहां से चले थे वहीं पहुंच गए। जब आप वापस ए पे आ जाओगे, यानी कि वापस घूम फिर के उसका प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर वापस उतना ही आ जाएगा जितना स्टार्टिंग में आपने स्टार्टिंग में लिया था P1 V1 T1। ठीक, तो ऐसे प्रोसेस को हम साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं, ऐसे प्रोसेस को हम साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। मतलब कोई प्रोसेस हो रहा हो, चाहे वो कितने भी चरणों से मतलब कितने भी स्टेप से होके गुजरे, लेकिन अगर इनिशियल स्टेट इज इक्वल टू फाइनल स्टेट आ जाए, ठीक, अगर आपके पास फाइनली क्या आ जाए, इनिशियल स्टेट, स्टेट इज इक्वल टू फाइनल स्टेट। अब कुछ लोग स्टेट का मतलब नहीं समझ रहे, स्टेट मतलब उसकी दशा कैसी है, और उसकी दशा उसकी स्टेट को बताया जाएगा किससे, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर से। ठीक, अगर उसकी इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट के इक्वल आ गई, देख लो भाई तुम ए से चले थे, तो रास्ते में तुमने क्या किया, अलग अलग प्रोसेस करके तुमने उसका प्रेशर कितना कर दिया, वॉल्यूम क्या कर दिया, टेम्परेचर, उससे मतलब नहीं है। अगर तुम ए से चले थे वापस ए पर आ गए, यानी कि इनिशियल स्टेट जितनी थी उतनी ही फाइनल स्टेट हो जाए। इनिशियल स्टेट क्या थी, P1 V1 T1, और फाइनल स्टेट भी क्या हो गई, P1 V1 और T1। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक प्रोसेस। ठीक, सो अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच, नोट करिए स्टूडेंट्स, अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच स्टेट ऑफ द सिस्टम, अ प्रोसेस during which state of या states of या state of the system, state of the system does not change, does not change, the state of the system does not change is called cyclic process, is called cyclic process, is called cyclic process। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज हो गई। नाउ अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बच्चों, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है। ठीक, एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक, एडियाबैटिक। अब देखिए बच्चों, एडियाबैटिक का मतलब होता है क्या, ध्यान समझिए, एडियाबैटिक का मतलब क्या होता है बच्चों,
जो बाहर सराउंडिंग है और सिस्टम है उसके बीच में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई हीट एक्सचेंज नहीं हुआ होगा, ना तो हीट बाहर से अंदर आई है ना तो अंदर से बाहर गई है। ऐसे प्रोसेस को हम एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं। ठीक, तो नोट करिए, अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच नो हीट इज एक्सचेंज, अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच नो heat is exchange is no heat is exchanged between the system and the surrounding, between the system and the surroundings, and the surroundings is called adiabatic process। ठीक, अब सुनिए, मतलब दैट इज डी क्यू। डी क्यू मतलब चेंज इन हीट, मैं लिख दूंगा यहीं पर, डी क्यू मतलब चेंज इन हीट। ये कितना होगा? 0। ठीक, ये कितना होगा? 0। ओके, अब यहाँ पर डी क्यू बोल दो, डेल्टा क्यू बोल दो, ऐसा करके, है ना, बात सब सेम है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी है। क्या? यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको अलग से नोट करना है। क्या? देखो, कॉन्सेप्ट नंबर 1, क्यू एंड डी क्यू बोथ आर सेम इन केमिस्ट्री। अब ये थोड़ा आपको अजीब लगेगा, थोड़ी देर के बाद अभी और अच्छे समझ में आएगा। नंबर 2, डब्ल्यू एंड डी डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब वर्क एंड डी डब्ल्यू का मतलब चेंज इन वर्क, आर ऑल्सो सेम इन केमिस्ट्री। फिजिक्स में थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स जब आपको पढ़ाएंगे अलग चलेगा, केमिस्ट्री में थोड़ा सा अलग चलेगा। ठीक है ना, केमिस्ट्री में थोड़ा सा अलग, फिजिक्स में थोड़ा सा अलग। तो जो जो केमिस्ट्री में पढ़ाया जा रहा है वो ध्यान से सुनिए। देखिए, क्यू एंड डी क्यू बोथ आर सेम इन द केमिस्ट्री एंड डब्ल्यू एंड डी डब्ल्यू आर ऑल्सो सेम इन द केमिस्ट्री। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है ये मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान सुनिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्यू का मतलब हीट, मैं लिख दूंगा, क्यू का मतलब हीट और डब्ल्यू का मतलब वर्क, और डी क्यू का मतलब स्मॉल चेंज इन हीट और डी डब्ल्यू का मतलब स्मॉल चेंज इन वर्क। ओके, तो ध्यान सुनिए, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है हीट एंड वर्क आर बाउंड्री प्रॉपर्टीज, आर बाउंड्री। अब इसका बहुत गहनता से मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान समझिए। ठीक है, हीट एंड वर्क आर बाउंड्री प्रॉपर्टीज, ये आपका रीजन है। अभी इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, अभी एक्सप्लेन नहीं किया, रुक जाओ, अभी एक्सप्लेन करेंगे, पहले नोट कर लीजिए। हीट एंड वर्क, हीट एंड वर्क, सुनिए ध्यान से, हीट एंड वर्क को ना तो एक्सटेंसिव माना गया है और ना ही इंटेंसिव माना गया है। सुन लो भाई ध्यान से, हीट एंड वर्क आर नाइदर एक्सटेंसिव, आर नाइदर एक्सटेंसिव। अब बोलोगे एंथैल्पी की, तो आपने बताया था सुबह एक्सटेंसिव होता है ना। हाँ यार, वो एक तरीके का हीट कंटेंट होता है, अभी एंथैल्पी पढ़ाई नहीं है ठीक से, अभी पढ़ोगे आगे चल के। हम यहाँ प्योर हीट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हीट एंड वर्क आर नाइदर एक्सटेंसिव नॉर इंटेंसिव, आर नाइदर एक्सटेंसिव नॉर इंटेंसिव। अब सुन लो भैया ध्यान से, होता क्या है, ध्यान सुनो, इसका क्या मतलब है। हीट एंड वर्क आर बाउंड्री प्रॉपर्टीज। ठीक, देखो इस बात का ये मतलब है, इस बात का ये मतलब है, ध्यान से समझिए। देखो इस बात का ये मतलब है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, मान लीजिए ये आपके पास कोई सिस्टम है, ठीक, ये आपके पास कोई सिस्टम है, ठीक है ना, पता है, और ये सराउंडिंग है।
ठीक, ये सिस्टम है, ये आपके पास सराउंडिंग है। ठीक है स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में बच्चों देखो, अगर हीट हो चाहे वर्क, ठीक, जब आप यहां से यहां जा रहे हो तो यहां से यहां जा रहे हो तो बाउंड्री को क्रॉस करा जा रहा है, समझो। सिस्टम से सराउंडिंग में जा रहे हो आप नहीं, बताता हूं अभी, आप नहीं, हीट या वर्क, ओके। यहाँ हीट और यहाँ ये सॉरी हीट कह रहा हूँ, सॉरी, थोड़ा डिफिकल्ट है यार समझना भी, है ना। सुनो ध्यान से, ये कि आपका सिस्टम है, ध्यान सुन लोगे तो कुछ ना कुछ समझ में आएगा, और धीरे धीरे आगे बढ़ोगे चैप्टर में तो सब कुछ समझ में आएगा। सुनो ध्यान से बस, ये सिस्टम है और ये सराउंडिंग है, ठीक। तो पता है क्या होता है, उस बाउंड्री को इमेजिन करिए जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करती है। अब वो विजिबल भी हो सकती है, नॉन विजिबल बाउंड्री भी हो सकती है, ठीक है ना। तो जो आपका हीट है और जो वर्क है वो बाउंड्री प्रॉपर्टीज है। मतलब पता है इनमें जो चेंज वेंज आएगा, मतलब वर्क अगर बनेगा, कोई हीट में अगर कुछ होगा तो बाउंड्री में ही होगा। मतलब चलो तुम्हें एक विजिबल बाउंड्री दिखा देते हैं समझाने के लिए। यहां एक विजिबल बाउंड्री मान लो, इस बाउंड्री क्रॉस करके यहां से यहां जाना है, ठीक। हीट को यहां से, तो समझो पता है यहां पर ना सिस्टम की हमेशा हीट यहां जीरो होती है। भाई ये फिजिक्स की तरह नहीं है, यहां हमेशा हीट क्या है, जीरो है। जो भी हीट में चेंजेस आएंगे यहां पर आएंगे बाउंड्री पे। जब हीट यहां से, तुम कह रहे हो हीट ट्रांसफर यहां से हो रहा है, तो जो भी हीट में चेंजेस आएंगे यहाँ बाउंड्री पे आएंगे वो। तो यहाँ पर हीट क्या है, जीरो है। और इसी तरीके से यहाँ पर अगर तुम वर्क की बात करोगे तो भी यहाँ जीरो है। जो भी वर्क वगैरह जो भी कुछ आएगा वो यहाँ पर बाउंड्री पे आएगा, बाउंड्री में आएगा। जब वो बाउंड्री को क्रॉस कर रहा होगा, वो का मतलब है, अजीब सी बात है, एनर्जी, ठीक। एनर्जी होता क्या है मैं आपको थोड़ा सा बताऊं। देखिए एनर्जी जो होती है, अभी हम आगे बात भी करेंगे, एनर्जी भी जो होती है, बस आपको पता है फाइनली इतना दिमाग भाई नहीं लगाना है। अब मैं समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूँ, शायद मैं समझा भी नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि इसको समझना ही अपने आप में फील करना बड़ी बात है। ध्यान सुनो, मैं ये कह रहा हूँ क्या, हीट एंड वर्क आर बाउंड्री कंडीशन। मतलब इसमें फिजिक्स की तरह नहीं है कि आप यहाँ पे कुछ ना कुछ हीट ले लोगे, कहाँ गया, तो ये देखो, ये फिजिक्स की तरह नहीं है। अभी तक आपने क्या देखा, यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पर देखो जरा, जितने भी इससे पहले आपने पढ़े हैं आइसोथर्मल में, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू था टेम्परेचर कुछ ना कुछ, ठीक। चेंज इन टेम्परेचर आपका जीरो, की टेम्परेचर कांस्टेंट है। लेकिन पता है मैंने हीट को कांस्टेंट नहीं बोला, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ क्यों जीरो है। अजीब सी बात है, देखो यहाँ पर टेम्परेचर तुम्हारा कांस्टेंट था, यहाँ नेक्स्ट प्रोसेस में कहाँ गया, तुम्हारा प्रेशर कांस्टेंट था, कुछ ना कुछ तो होगा उसका एब्सोल्यूट वैल्यू जो फिक्स रहेगा। फिर तुम्हारा नेक्स्ट में वॉल्यूम कांस्टेंट है। लेकिन पता है मैंने हीट को कुछ नहीं बोला, यहाँ पे देखो कहाँ गया, एडियाबैटिक प्रोसेस में मैंने हीट को, हीट की वैल्यू में कुछ नहीं ले रहा हूँ, देखो कहाँ गया। हाँ, डी क्यू इज इक्वस टू जीरो और क्यू इज इक्वस टू भी जीरो है, दोनों बातें सेम है, ठीक। मतलब यहाँ पे कुछ भी हीट नहीं होती सिस्टम की, जो भी होगी बाउंड्री पे होगी, जो भी होगी बाउंड्री पे होगी। इसलिए आप क्यू बराबर जीरो बोलो या डब्ल्यू बराबर जीरो बोलो, ठीक, डी क्यू बराबर जीरो बोलो या क्यू बराबर जीरो बोलो, इसी तरीके से डी डब्ल्यू बराबर जीरो बोलो यहाँ सिस्टम में अंदर, या डब्ल्यू बराबर जीरो बोलो, बात सेम है। क्योंकि जो भी वर्क हो रहा होगा वो एनर्जी को यहां से यहां ट्रांसफर होने में हो रहा है। मतलब समझो एनर्जी जो होती है बच्चों, एनर्जी, ठीक है, एनर्जी जो होती है यहाँ मान लो एनर्जी ई है, तो मैंने बोला भैया एनर्जी अंदर से बाहर चले जाओ, मतलब सिस्टम से सराउंडिंग में चले जाओ। एनर्जी बोलेगा हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। तो हमने पूछा कैसे जाओगे, तो बोल रहा है देखो भैया पहले एक काम करो। मैंने कहा क्या, कह रहा है कि एनर्जी ने बोला कि भैया देखो मुझे पहले वर्क में कन्वर्ट करो, समझिएगा जरा, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं तब आपको अच्छा लगेगा। देखो कुछ लोग के तो बाउंस कर रहा होगा, सुनो ध्यान से, और पीछे का पढ़ के तब आना नेक्स्ट क्लास में। ध्यान सुनो, ये एनर्जी को मैंने बोला इसमें सिस्टम में एनर्जी, मैंने कहा भैया एनर्जी बाहर जाओ, उसने बोला कहाँ से कहाँ, मैंने कहा सिस्टम से सराउंडिंग में जाओ। एनर्जी को मैंने बोला सिस्टम से सराउंडिंग में जाओ, एनर्जी ने बोला नहीं जाएंगे। मैंने कहा कैसे जाओगे, तो एनर्जी ने बोला देखो भैया पहले मुझे कन्वर्ट करो वर्क में, समझो पहले मुझे कन्वर्ट करो वर्क में, ठीक। और ये कन्वर्जन कहाँ हो रहा होगा, बाउंड्री पे, और फिर वर्क वापस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रकार से एनर्जी सिस्टम से कहाँ चली जाएगी, सराउंडिंग में। एनर्जी पहले वर्क में कन्वर्ट होगी, और ये वर्क का कन्वर्जन कहाँ हो रहा होगा, बाउंड्री पे। भाई वर्क कहाँ मिलेगा तुम्हें, बाउंड्री पे, यहां वर्क नहीं मिलेगा कोई भी, यहां कोई वर्क नहीं मिलेगा। एनर्जी जब ट्रांसफर हो रही होगी तो एनर्जी को पहले वर्क में और वर्क को एनर्जी में, तो बाउंड्री पे कन्वर्जन हो रहा होगा, ठीक। तभी तो मैं कह रहा हूं क्या, कि यहां पर
यहाँ पर भैया W0 मानो और चाहे DW0 मानो, बात क्या है, सेम है। और इसी प्रकार से मैंने हीट को बोला, सॉरी मैंने एनर्जी को बोला बाहर जाओ, तो एनर्जी ने बोला इस बार हमारा मन कर रहा है वर्क के थ्रू हम बाहर नहीं जाएंगे। हमने कहा कैसे जाओगे, तो बोले एक काम कर लो, मुझे इस बार एनर्जी के रंग रूप बदल गए। एनर्जी ने बोला, मैंने कहा एनर्जी बाहर जाओ, बोले नहीं। कहाँ बनाए यार, यहीं बना दे, समझ जाओगे। एनर्जी बोला मैंने बाहर जाओ, बोले नहीं। मैंने कहा कैसे जाओगे, तो बोला देखो इस बाउंड्री के थ्रू जाएंगे, लेकिन पहले मुझे किस में चेंज करो, हीट में, और हीट को वापस एनर्जी में चेंज कर लो। तो एनर्जी पहले हीट में चेंज हुई और हीट वापस एनर्जी में चेंज हुई। इस तरीके से एनर्जी सिस्टम में अंदर से बाहर गई। तो यहां पर तुम्हें कितनी हीट मिलेगी, 0, या यहां तुम्हें चेंज इन हीट कितना मिलेगा, dq इज इक्वल टू 0। इसलिए वर्क और q, मतलब वर्क और हीट क्या आपके बाउंड्री प्रॉपर्टीज है। इनकी वैल्यू तुम्हें बाउंड्री पे देखने को मिलेगी जब एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा होगा सिस्टम से सराउंडिंग में। बाउंड्री पे ही वर्क और बाउंड्री पे ही तुम्हें हीट देखने को मिलेगी। इसलिए मैंने ना अभी यहाँ सिस्टम के अंदर जब मैंने बातचीत करी आपसे, तो मैंने बोला क्यू चाहे 0 बोल दो, चाहे डी क्यू 0 बोल दो, बात सेम है। चाहे W0 बोल दो, चाहे DW0 बोल दो, सिस्टम के अंदर बात सेम है। ठीक, तो यही बात मैंने लिखवा दी भाई केमिस्ट्री में, कि आप W एंड DW आर द सेम थिंग इन द केमिस्ट्री, एंड Q एंड DQ आर बोथ सेम इन द केमिस्ट्री। इसलिए DQ इज इक्वल टू 0 बोलो, चाहे Q इज इक्वल टू 0 बोलो। ठीक, तो ये चीज़ है। एंड हीट एंड वर्क आर द बाउंड्री प्रॉपर्टीज। तो ऑप्शन में आपको देगा कि हीट एंड वर्क क्या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव है, या बाउंड्री है। तो जवाब है बाउंड्री प्रॉपर्टीज है। थोड़ा सा डिफिकल्ट था, फिर से सुनिएगा क्या क्या बातें मैंने बताई। ठीक, जिसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है सीधे याद करोगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती जो याद इसमें करना पड़ता है, वैसे इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट है ये थर्मोडायनेमिक्स। ओके, अब सुनिए बच्चों, एडियाबैटिक हो गया। ठीक, अब आइए सवाल बताता हूँ मैं आपको, देखते हैं क्या करोगे। सवाल बताता हूँ। ठीक, क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन में आपको क्या बोला उसने, कि 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट इन क्लोज, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस present in close non conductor container ध्यान देना बच्चों शब्दों पे, नॉन कंडक्टर कंटेनर। द अबव सिस्टम एंड प्रोसेस इज कॉल्ड, द अबव system and process is called ऑप्शंस देखिए बच्चों। ऑप्शन ए इज क्लोज। सुन लो भैया ध्यान से, पहले तो आपको सिस्टम के बारे में बताना है, उसके बाद आपको प्रोसेस के बारे में बताना है। ठीक, ओके। सो सिस्टम क्लोज बोला और प्रोसेस को आइसोथर्मल बोला। ऑप्शन बी, सिस्टम को क्लोज बोला एंड प्रोसेस को आइसोथर्मल, अच्छा सिस्टम को ओपन बोल दिया और प्रोसेस को आइसोथर्मल बोल दिया। ऑप्शन सी में बच्चों उसने आपको दिया आइसोलेटेड एंड एडियाबैटिक। सिस्टम आइसोलेटेड है, प्रोसेस है एडियाबैटिक। ठीक, एंड ऑप्शन डी में नन। हाँ भाई चलो बताओ, कह रहा है 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट इन अ क्लोज। अब क्लोज है, ये कंटेनर है, कैसा है, क्लोज। तो क्लोज है अगर, और नॉन कंडक्टिव वॉल्स हैं। वॉल्स कैसी हैं आपकी, देखिए क्लोज है, बंद है ऊपर से और नीचे से तो है ही बंद, तो क्लोज है एक तो अगर क्लोज है और ऊपर से इसकी जो वॉल्स है कैसी हैं, नॉन कंडक्टिव है। बच्चों नॉन कंडक्टिव का क्या मतलब होता है बताइए, नॉन कंडक्टिव का क्या मतलब होता है बताइए, कि हीट एक्सचेंज नहीं हो सकता, नो एक्सचेंज ऑफ हीट, नो एक्सचेंज ऑफ
हीट का कोई एक्सचेंज नहीं हो सकता किसके किसके बीच में, सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में, सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में नो एक्सचेंज ऑफ हीट। सिस्टम से हीट बाहर नहीं जा सकती सराउंडिंग में, और सराउंडिंग से अंदर नहीं आ सकती, नॉन कंडक्टिव वॉल है। तो जब हीट एक्सचेंज नहीं होता है तो क्या बोलते हो, एडियाबैटिक प्रोसेस। चेक कर लो भाई, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस ड्यूरिंग विच नो हीट इज एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। ओके, सो एडियाबैटिक तो हो गया पक्का, ये एडियाबैटिक तो हो गया। तो एडियाबैटिक प्रोसेस है, और सिस्टम कैसा है, सिस्टम कैसा है, सुनो क्लोज है, तो मास का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा और हीट का भी नहीं हो पाएगा, तो आइसोलेटेड है। ठीक, तो आइसोलेटेड भी है, मतलब मास का ट्रांसफर भी नहीं और एनर्जी का ट्रांसफर भी नहीं। ठीक, तो आइसोलेटेड है, दुनिया जहान से बाहर से कुछ लेना देना है नहीं इसका। सो आइसोलेटेड सिस्टम है एंड एडियाबैटिक प्रोसेस है। आइसोलेटेड सिस्टम, पहले सिस्टम बताना था और फिर प्रोसेस बताना था। ठीक, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नहीं है अब, नेक्स्ट है बच्चों मोड्स ऑफ प्रोसेस। ओके, सो मोड्स ऑफ प्रोसेस देखिए, मोड्स ऑफ प्रोसेस। ठीक, नंबर 1 मोड है बच्चों आपका रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस या तो रिवर्सिबल होगा और या तो इरिवर्सिबल होगा। या तो प्रोसेस रिवर्सिबल होगा या तो इरिवर्सिबल होगा। ठीक, यदि आप डेफिनेशन चाहें तो लिख सकते हैं डेफिनेशन, बट उस डेफिनेशन से कोई फायदा होगा नहीं, मैं आपको समझाऊंगा तभी समझ में आएगा। ठीक, सो डेफिनेशन चलो नोट कर लो भाई। अ प्रोसेस इन विच ड्राइविंग फोर्स इज अ प्रोसेस इन विच ड्राइविंग force is infinitely infinite, a process in which driving force is infinite simile। इसका मतलब अभी मैं आपको समझाता हूँ, रुक जाओ पहले नोट कर लो, है ना, पहले प्रोसेस आपको समझाऊंगा तब। ग्रेटर देन greater than opposing force, greater than the opposing force, the, अब इसका बहुत बड़ा मीनिंग है, अभी मैं आपको बताता हूँ। द ऑपोजिट फोर्स इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक, और irreversible process, a process in which direction cannot be altered by a process in which डायरेक्शन, परेशान ना हो अभी समझा दूंगा, पूरा समझ में आएगा, पहले नोट कर लीजिए। अ प्रोसेस इन विच डायरेक्शन कैन नॉट बी altered by a small change, cannot be altered by a small change in variables like in variables like pressure, volume and temperature, pressure, volume and temperature। okay, like pressure, volume and temperature etc is called a reversible process। अब ये तो हो गई भाई इसकी डेफिनेशन, है ना, ये सब बातें छोड़ो अभी, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। आप आओ पहले इसको समझ लो। ये आपका इधर मैंने हेडिंग लगाई रिवर्सिबल, ठीक, और इधर हेडिंग लगाई इरिवर्सिबल। नो देखिए बच्चों क्या है, मान लीजिए आपके पास एक सिलेंडर है। अब ध्यान से समझिएगा जरा, ये एक सिलेंडर है आपके पास इस तरीके से, ये इसमें ऐसे गैस भरी हुई है
ओके, अब सुनो, इसका जो पिस्टन है ऊपर से पी एक्सटर्नल लग रहा है, दो प्रेशर है, एक तो ऊपर से लग रहा है जिसको हम एक्सटर्नल प्रेशर बोलेंगे, पी एक्सटर्नल, और नीचे से इसको अपोज करने वाला गैस का प्रेशर है। भाई आप ऊपर से प्रेशर लगाओगे तो गैस भी प्रेशर लगाएगी, तो कुछ ना कुछ गैस का भी प्रेशर है, ठीक है, गैस ऊपर की डायरेक्शन में प्रेशर लगा रही। अब सुनो, अगर इसका पिस्टन इन्फिनाइट स्टेप में नीचे आ रहा है, मतलब ये एक स्टेप, अभी पिस्टन यहाँ है, फिर अगले स्टेप में बहुत धीरे से इसको हमने कंप्रेस किया, फिर ये ऐसे, फिर नेक्स्ट स्टेप में पिस्टन यहाँ आ जाएगा, फिर नेक्स्ट स्टेप में पिस्टन यहाँ आ जाएगा, फिर नेक्स्ट स्टेप में पिस्टन यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है पता है, अगर पिस्टन को चलता हुआ अगर आप देखो तो पता है क्या होगा, ये प्रोसेस कभी कंप्लीट ही नहीं होगा। होता क्या है मैं आपको बताऊं, ये पिस्टन है, ये अगर ऐसे नीचे आए फिर थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, फिर नीचे, फिर ऊपर, मतलब ये ऊपर नीचे वाला सिस्टम इसके फाइनली आना इसको नीचे ही है। लेकिन जैसे एक छिपकली होती दीवार पे, चढ़ रही है थोड़ा सा, फिर फिसल जा रही है, फिर चढ़ रही, फिर फिसल जा रही है, तो वैसा कुछ होता है। यानी कि इसका जो पिस्टन है वो ऐसे ऐसे करके आ रहा है नीचे, ऊपर से प्रेशर लगा पी एक्सटर्नल, थोड़ा सा नीचे आएगा फिर नीचे से गैस भी तो लगा रही, मतलब समझो दोनों का प्रेशर लगभग लगभग सेम है। क्या सर, ये जो पी एक्सटर्नल है और पीजी है, ये लगभग लगभग क्या है, सेम है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बहुत कम डिफरेंस है। पी एक्सटर्नल और प्रेशर ऑफ द गैस का जो डिफरेंस है ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू जीरो है, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू जीरो है। यदि ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू जीरो है तो खुद सोचिए, देखने में तो ऐसा लग रहा है कि दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो भाई जितना पी एक्सटर्नल लग रहा होगा उतना पी गैस भी लग रहा होगा, तो ऐसा लग रहा है पिस्टन कभी उतर के नीचे नहीं आएगा क्योंकि बैलेंस कर लेंगे ना दोनों, ऐसा आपको लग रहा है। लेकिन इनका डिफरेंस जीरो होता है, पी एक्सटर्नल पी गैस से थोड़ा सा ज्यादा होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है। एक्सटर्नल फोर्स प्रेशर ऑफ द गैस से बहुत थोड़ा सा ज्यादा होता है, यानी कि इन लोग का जो डिफरेंस होता है इन दोनों का, ये लगभग लगभग जीरो के इक्वल होता है। तो ये पिस्टन लगातार नीचे नहीं उतर रहा है। सोचो अगर ठक से ये ऐसा नीचे उतरने की कोशिश करता है, पी एक्सटर्नल तो पी गैस भी लग के थोड़ा सा फिर ऊपर आ जाता है, तो यानी कि जहां से चला था वहीं पर आ गया वापस। अगर आप इसका रिजल्टेंट कैलकुलेट करोगे तो शायद बहुत थोड़ा सा नीचे उतरा होगा, फिर ठक से थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर पी गैस की वजह से, क्योंकि दोनों प्रेशर लगभग लगभग बराबर है, तो गैस इसको नीचे आने आने नहीं दे रही, लेकिन एक्सटर्नल प्रेशर लगा के आप इसको नीचे लाना चाहते हो। तो पता है क्या, ये रिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जांपल है। और ऐसे प्रोसेस कितने स्टेप में होंगे, इनफाइनाइट स्टेप में यार। ऐसे प्रोसेस में, ऐसे प्रोसेस कितने स्टेप में होंगे, इनफाइनाइट यार। हाइपोथेटिकल प्रोसेस है भाई, ये क्या है, हाइपोथेटिकल काल्पनिक प्रोसेस है, हाइपोथेटिकल प्रोसेस है, काल्पनिक है, कल्पना करी हमने इसकी। क्योंकि अगर ये इनफाइनाइट स्टेप में होगा तो समय कितना लगाएगा, समय लगेगा इनफाइनाइट टाइम, मतलब ब्रह्मांड में समय चलता चला जा रहा है, लोग जीवित होकर मृत होते चले जा रहे हैं, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ये प्रोसेस ही कंप्लीट नहीं होगा। वाह भाई, इन्फिनाइट स्टेप में हो रहा है ना, तो इन्फिनाइट टाइम लेगा, कभी कंप्लीट ही नहीं होगा। ठीक, सो इन्फिनाइट स्टेप्स में होगा। ठीक, इन्फिनाइट टाइम लेगा भाई तो हाइपोथेटिकल प्रोसेस तो है ही यार, ऐसा कुछ संभव नहीं है। ठीक है, इन्फिनाइट टाइम लेगा ये। ठीक, ऑलवेज प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम, ऑलवेज प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये सिस्टम हमेशा इक्विलिब्रियम में रहता है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, पिस्टन की टेंडेंसी हमेशा दोनों तरफ मूव करने की रहती है, ऊपर भी जाना चाहता है, नीचे भी जाना चाहता है। पी गैस की वजह से ऊपर जाना चाहता है और पी एक्सटर्नल की वजह से नीचे आना चाहता है। तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहता है, यहाँ पर हम पिस्टन हमेशा यहाँ पर इक्विलिब्रियम में रहता है। ठीक है, या आप बोल सकते हो यहाँ पर हमेशा ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहता है। ठीक है ना, यानी कि इक्वल टेंडेंसी टू मूव बोथ साइड, इक्वल टेंडेंसी टू मूव बोथ साइड। ठीक, इसके बाद यहां पर अब ध्यान सुनिएगा जरा,
यहाँ पर बच्चों पी एक्सटर्नल जो होगा वो वेरिएबल होगा, पी एक्सटर्नल जो होगा यहाँ वेरिएबल होगा, यहाँ एक्सटर्नल प्रेशर कैसा होगा, वेरिएबल होगा, बार बार चेंज होता रहेगा, पी एक्सटर्नल वेरिएबल होगा। कहने लगा सर समझ में नहीं आ रहा है, यार समझना तुम्हें पड़ेगा, सुनो। पी एक्सटर्नल क्यों वेरिएबल रहेगा, खुद सोचो। अच्छा, ये सोचने से पहले एक चीज और सोचो, अभी मैंने तुम्हें क्या बताया था, इसका डेफिनेशन। अब आ जाओ यहाँ पर, देख रहे हो आप ऊपर से जो फोर्स लगा रहे हो किसके अगेंस्ट, गैस के फोर्स के अगेंस्ट। ऊपर से जो फोर्स लगा रहे हो वो इनफाइनाइटली स्मॉल ग्रेटर है। ऊपर से जो तुम प्रेशर लगा रहे हो वो ग्रेटर तो होना चाहिए गैस से, लेकिन इनफाइनाइटली स्मॉल ग्रेटर होना चाहिए। तो तुम्हारा जो ड्राइविंग फोर्स है वो ग्रेटर तो होना चाहिए गैस के फोर्स से, लेकिन इनफाइनाइटली स्मॉल ग्रेटर होना चाहिए। मतलब दोनों में डिफरेंस अगर हम निकालें तो ये ज्यादा होना चाहिए, पी एक्सटर्नल ज्यादा होना चाहिए, अजीब सी बात है, लेकिन दोनों लगभग इक्वल होना चाहिए। वाह भाई, यानी कि दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 0। और ये ड्राइविंग फोर्स जो है, और भाई ड्राइविंग फोर्स कौन सा है, जो तुम लगा रहे हो या कोई मशीन बाहर से लगा रही होगी, ठीक। और गैस जो प्रेशर लगा रहा है तो वो अपोजिंग फोर्स है, गैस जो प्रेशर लगा रहा है वो अपोजिंग फोर्स है। तो ड्राइविंग फोर्स ग्रेटर होना चाहिए किससे, अपोजिंग फोर्स से, लेकिन इनफिनिटली स्मॉल ग्रेटर होना चाहिए, यानी कि दोनों में डिफरेंस बहुत कम होना चाहिए। फाइनली लाना तो तुम इसको नीचे ही चाहते हो, है ना। नीचे तभी आएगा जब ड्राइविंग फोर्स ज्यादा होगा अपोजिंग फोर्स गैस से, लेकिन वो ड्राइविंग फोर्स कितना ज्यादा हो, बहुत 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 थोड़ा सा ज्यादा हो। अब इसी चीज को कैसे लिखते हैं केमिस्ट्री में, यहां पे देखिए, अ प्रोसेस इन विच ड्राइविंग फोर्स इज इनफाइनाइट स्मॉली ग्रेटर देन द ऑपोजिट फोर्स इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक। और मैंने आपको बताया दिस इज द हाइपोथेटिकल फिनोमेना, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। हाँ, और पी एक्सटर्नल वेरिएबल क्यों है, खुद सोचो यार। मान लो पिस्टन कभी उतर के यहां से यहां आ भी गया तो गैस अपना प्रेशर चेंज कर लेगी, तो उस प्रेशर को अपोज करने के लिए पी एक्सटर्नल को भी चेंज करना पड़ेगा। तो यहां पर एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है, वेरिएबल होता है। अब इसी का सब कुछ उल्टा फुल्टा यहां पर होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक सडन इनफाइनाइट स्टेप में नहीं होगा, कुछ सिंपल स्टेप्स में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मान लीजिए बच्चों, अभी पिस्टन यहां था पोजीशन ए पर, ठीक। अभी आपका पिस्टन कहां है, पोजीशन ए पे, और अचानक से आपने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया या एक्सटर्नल प्रेशर लगाया और ले आए पोजीशन बी पे, एक झटके में। 2 स्टेप भी ले सकते हो, 3 स्टेप भी, बस उसकी तरह इन्फिनिटली स्टेप नहीं लोगे। अचानक से झटका लगाया ऐसा पिस्टन पे, ये एक झटके में नीचे, या 2 झटके में ले आना, 1 2 3 में लेना, 10 में लेना, 15 में ले आना, बट इन्फिनाइट स्टेप्स नहीं होंगे। यानी कि जो बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाया बहुत ज्यादा है गैस से, एक झटके में पिस्टन नीचे आ गया। सो पी एक्सटर्नल इज वेरी वेरी ग्रेटर देन पी गैस, ठीक, ओके। और स्टेप्स कैसे होंगे, कंप्रेशन कर रहे हो, यहां पर आप क्या कर रहे हो, गैस का कंप्रेशन कर रहे हो, मान लो एक झटके में, ठीक। नाउ हाँ, यहां पर प्रोसेस क्या कहते हैं, यहां पर स्टेप्स कैसे होंगे, फाइनाइट स्टेप, टाइम फाइनाइट लगेगा, मतलब ये पॉसिबल प्रोसेस है, पॉसिबल प्रोसेस है, ये हाइपोथेटिकल नहीं है, ऐसा होता है, ठीक। फाइनाइट स्टेप्स में होगा, फाइनाइट टाइम लेगा, ठीक। इसके बाद बच्चों यहां पर पी एक्सटर्नल जो बाहर से प्रेशर लगाया, अभी बात बताओ, बाहर से जो प्रेशर लगाया है ना, वो कांस्टेंट है। एक झटका लगाया, मान लो एक झटके से प्रेशर लगाया, तो वो वेरिएबल थोड़ी ना है, ठीक है। पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू कांस्टेंट रहता है, यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना। उसके बाद ये डायरेक्शनल प्रोसेस है, ये डायरेक्शनल प्रोसेस है। डायरेक्शनल प्रोसेस मतलब एक ही दिशा में होता है, ये लो भैया, तो कंप्रेशन हो रहा होगा या तो एक्सपेंशन हो रहा होगा। उसमें बड़ी समस्या में सिस्टम भैया इक्विलिब्रियम में रहता है, कंप्रेशन के साथ भी और एक्सपेंशन के साथ भी। मैंने बताया ना पिस्टन कैसे नीचे भी उतरा, थोड़ा थोड़ा ऊपर चढ़ गया, फिर से पी एक्सटर्नल की वजह से नीचे उतरा, पी गैस की वजह से ऊपर चला गया, तो पिस्टन ऐसे आता है नीचे। देख रहे हो हालत इसकी, ऐसा लग रहा है जैसे एक ही जगह लटका हुआ है।
अब मैं तो इतना नीचे ले भी आया हूँ। ये हाइपोथेटिकल प्रोसेस है यार, इनफाइनाइट टाइम में ऐसा होगा कि पिस्टन नीचे आएगा। ऐसा लग रहा है जैसे पिस्टन वाइब्रेट कर रहा है यहाँ पर और नीचे उतर रहा है। नीचे उतरते तो तुम देख ही नहीं पाओगे, इन्फिनाइट टाइम लेगा, है ना। इन्फिनाइट टाइम मतलब बहुत लंबा टाइम यार, व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है, वो आदमी नहीं रहेगा देखने के लिए इसको। बहरहाल चलो, तो ऐसा कुछ होता नहीं भाई, ये सब हाइपोथेटिकल प्रोसेस है ना। ये डायरेक्शनल नहीं होता है, आप देख रहे हो ये इक्विलिब्रियम में रहता है बोथ डायरेक्शन में, ओके। ये डायरेक्शनल है, या तो कंप्रेशन या तो एक्सप्रेशन, सीधा सीधा, ठीक। इसके बाद बच्चों, जितने भी नेचुरल फिनोमेना है, ऑल नेचुरल फिनोमेना या ऑल नेचुरल प्रोसेस, नेचर में जितने भी प्रोसेस आप देखते हो सब किसके एग्जाम्पल हैं? ऑल नेचुरल प्रोसेस आर एग्जाम्पल ऑफ आर एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस। आर इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक। चलिए अब मैं आपको सवाल देता हूँ एक इसके ऊपर। अच्छा, इसका डेफिनेशन देख लो क्या कहता था, क्या कह रहा है। कह रहा प्रोसेस इन विच डायरेक्शन कैन नॉट बी ऑल्टर्ड, डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते हो, यूनिट डायरेक्शन होता है, एक ही डायरेक्शन में होगा, ठीक। बाय स्मॉल चेंज इन द वेरिएबल लाइक प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एक्सेट्रा इज कॉल्ड इरिवर्सिबल प्रेशर। मतलब अगर यहाँ पर थोड़ा सा अगर आपने वॉल्यूम चेंज कर दिया, थोड़ा सा आपने क्या मतलब गैस का थोड़ा वॉल्यूम मान लो चेंज हो गया सिस्टम का, या सिस्टम का टेम्परेचर चेंज हो गया, या सिस्टम का अंदर मतलब गैस का प्रेशर चेंज हो गया थोड़ा सा, तो थोड़े से वॉल्यूम चेंज होने, टेम्परेचर चेंज होने या प्रेशर चेंज होने से इसकी डायरेक्शन ऑल्टर नहीं होती। ये जिस डायरेक्शन में हो रहा था उसी डायरेक्शन में होगा और हो जाएगा फाइनली। क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, कह रहा है इन थर्मोडायनेमिक्स अ प्रोसेस कॉल्ड रिवर्सिबल व्हेन इन thermodynamics in thermodynamics a process is called a process is called reversible when अब कुछ ऑप्शंस यहाँ आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। स्टेटमेंट ए, when surrounding and systems when surrounding and system change into each other, change into each other. Option B, there is no boundary, there is no boundary between system and surroundings, between B ऑब्लिक W का मतलब between system and surroundings. Next is the surrounding are always equilibrium with the system, the surrounding is always in equilibrium with the system, the surrounding is always in equilibrium with the system, with the system. Option D is the system change into surroundings, the system changes into surroundings spontaneously.
ठीक। नाउ अब देखिए बच्चों, कह रहा है थर्मोडायनेमिक्स में प्रोसेस रिवर्सल कब कहलाता है, बताइए। तो प्रोसेस रिवर्सल कब होता है, जब सिस्टम सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम में रहता है। बस यहाँ पे देख लो, ये सिस्टम सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम में, पी एक्सटर्नल लगभग किसके इक्वल है, पी एक्सटर्नल बाहर से लगने वाला प्रेशर है और पी गैस अंदर से, लगभग दोनों की वैल्यू इक्वल होती है, ठीक है ना। तो सिस्टम सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम में रहता है, ठीक। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। थर्मोडायनेमिक्स में रिवर्सल प्रोसेस तब होता है जब सराउंडिंग इज ऑलवेज इक्विलिब्रियम इन द सिस्टम। ये भी एक स्टेटमेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ए ऑप्शन में दे रहा है सराउंडिंग एंड सिस्टम चेंज इनटू ईच अदर। ऐसा थोड़ी ना कि सराउंडिंग सिस्टम बन जाता है, सिस्टम सराउंडिंग, ऐसा कुछ तो पढ़ा नहीं। देयर इज नो बाउंड्री बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, ऐसा भी कुछ नहीं पढ़ा कि सिस्टम सराउंडिंग के बीच में बाउंड्री नहीं होती, वो तो हमेशा होगी, चाहे रियल बाउंड्री हो चाहे इमेजिनरी हो। उसके बाद द सिस्टम चेंजेस इनटू सराउंडिंग स्पॉन्टेनियसली, सिस्टम पूरा सराउंडिंग में अचानक से चेंज हो जाता है। स्पॉन्टेनियसली मतलब अपने आप ही चेंज हो जाता है, ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक। सिस्टम सराउंडिंग में थोड़ा चेंज हो जाता है यार, ठीक। इसके बाद अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर नाउ स्टेट फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन क्या होता है। स्टेट फंक्शन क्या होता है और पाथ फंक्शन क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए, स्टेट फंक्शन क्या होता है आपके पास और पाथ फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले नोट करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक। स्टेट फंक्शंस only depends upon initial and final state of system. State function only depends upon initial and final state of the system. Number 2, any number of steps result in the same value. अब इसका क्या मतलब है, अभी मैं आपको समझाता हूँ। पाथ फंक्शन डिपेंड्स ऑन द पाथ ऑफ द प्रोसेस। पाथ फंक्शन डिपेंड्स ऑन द path of the process. Different steps result in different values. Different steps result in different values, ठीक। अब ये सब क्या बातें लिखवा दी, इसको आप ध्यान से समझिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर एग्जाम्पल में एग्जाम्पल भी लगे हाथ लिख लो। वर्क कभी दिख जाए बच्चों आपको, सुन लीजिए ध्यान से, याद कर लीजिएगा। वर्क दिख जाए आपको, हीट दिख जाए, ठीक, हीट कैपेसिटी दिख जाए, सुन लो ध्यान से, वर्क, हीट कैपेसिटी, ठीक, ये दिख जाए आपको। अभी समझाने भी समझाएंगे, परेशान ना हो, पहले आप याद कर लीजिए सारी चीज़ें, ठीक। वर्क दिख जाए, हीट कैपेसिटी, या डिस्टेंस दिख जाए, या क्या दिख जाए आपको, डिस्टेंस दिख जाए। ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे क्या हैं आपके पाथ फंक्शंस हैं। ये सारे के सारे क्या हैं आपके पाथ फंक्शंस हैं। इनको छोड़कर जो भी आपको दिखाई पड़े, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर स्टेट फंक्शन। रेस्ट आर स्टेट फंक्शन। रेस्ट आर स्टेट फंक्शन। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए बच्चों, मैंने आपसे सवाल पूछा, ध्यान सुनिए। एग्जाम्पल के तौर पे, अभी इसको समझाएंगे भी, परेशान ना हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपसे पूछा कि टेम्परेचर क्या है, तो बस इसको आप छोड़ दो, वर्क, हीट कैपेसिटी और डिस्टेंस, इसको छोड़ के जो कुछ भी बचेगा
वो आपका स्टेट फंक्शन है। टेम्परेचर हो गया। उसके बाद मैंने पूछा प्रेशर, तो प्रेशर भी क्या आपका स्टेट फंक्शन है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट इज इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी भी क्या है आपका स्टेट फंक्शन। उस कुछ भी दिखाई पड़ जाए इसके अलावा, इन चारों के अलावा 1 2 3 4 बस यही याद कर लो, सारे सवाल हो जाएंगे आपके। ठीक, टेम्परेचर, प्रेशर, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, डिस्प्लेसमेंट, एंथैल्पी एंड डिस्प्लेसमेंट एटसेट्रा, डिस्प्लेसमेंट। ओके, आइए इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। ठीक, क्या कह रहा है, कह रहा है कि स्टेट फंक्शन डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। ठीक, करेक्ट। नो, देखिए जरा ध्यान से, मान लो बच्चों आपके पास एक पिस्टन है और एक सिलेंडर है, ये इस तरीके से। ठीक, और यहाँ पर पिस्टन लगा हुआ है, ये पिस्टन अभी ऐसे लगा हुआ है, और इसमें गैस है, और इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है मान लीजिए 10 मीटर यहाँ से यहाँ तक। ठीक, अब सुनिए, अगर अभी मैं पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, इनिशियली डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये इनिशियल डायग्राम है आपका, अभी कुछ करेंगे इसके साथ। ठीक है, इनिशियल डायग्राम। अगर मैं पूछूं कि इस पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो अभी तो इसने कोई डिस्प्लेसमेंट किया ही नहीं है, डिस्प्लेसमेंट 0 है इनिशियली इसका, और डिस्टेंस कितना है वो भी 0 है। ठीक, अब हमने क्या किया, इसको ऐसा कंप्रेस करके यहाँ तक ले आए। अब हम प्रोसेस कर रहे हैं, देखो अब हमने क्या किया, इस पिस्टन को हमने क्या किया, गैस को कंप्रेस किया, पिस्टन नीचे आ जाएगा। हमने इसको मान लो 2 मीटर नीचे कर दिया, 2 मीटर कंप्रेस कर दिया, तो टोटल कितना था 10, तो 2 मीटर नीचे आ गया, तो ये कितना बचा 8 मीटर। ठीक, अभी प्रोसेस चल रहा है, ये अभी प्रोसेस चल रहा है। अब इसके बाद क्या किया, इसके बाद वापस हमने इसको छोड़ दिया, तो गैस ने वापस पिस्टन को ऊपर धक्का दे दिया, ये कंप्रेशन हो रहा था यहाँ पर, और इसके बाद गैस का एक्सपेंशन हुआ। तो जब गैस का एक्सपेंशन होगा तो पिस्टन वापस वहीं पर आ जाएगा। तो ये आपका इनिशियल था और ये आपका फाइनल डायग्राम है। समझ रहे हो क्या कहानी चल रही है, सुनिए ध्यान से। इनिशियली डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना था 0, डिस्टेंस भी कितना है 0, पिस्टन के द्वारा चला गया डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कितना है 0। ठीक, फिर क्या हुआ, पिस्टन ऐसे 2 मीटर नीचे गया, फिर आपने एक्सटर्नल फोर्स हटा लिया होगा तो पिस्टन वापस 2 मीटर ऊपर आएगा। ठीक, यानी कि अगर हम फाइनल डायग्राम में देखें तो पिस्टन वापस यहाँ पर आ चुका है। तो ध्यान सुनो, अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, फिजिक्स पढ़ के आए हो आप, डिस्प्लेसमेंट 0 ही होगा यार क्योंकि पिस्टन जहां से चला था वहीं वापस आ गया। इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन सेम है, डिस्प्लेसमेंट 0, लेकिन डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना हो गया, 2 मीटर नीचे गया था और 2 मीटर ऊपर। ठीक, 2 मीटर पहले ऐसा कंप्रेशन में और 2 मीटर एक्सपेंशन में, तो 2 + 2 4। ठीक, 2 + 2 4। तो देखा बच्चों आपने क्या, कि डिस्टेंस आपका इनिशियली कुछ और आ रहा है और प्रोसेस हुआ, और डिस्टेंस फाइनली कुछ और आ रहा है। तो इनिशियल डिस्टेंस कुछ और है, फाइनल डिस्टेंस कुछ और है। ठीक है ना, इनिशियल डिस्टेंस कुछ और है और फाइनल डिस्टेंस कुछ और है। करेक्ट, ओके, यानी कि ये कैसा है, पाथ डिपेंडेंट है, पाथ डिपेंडेंट है। ठीक, मतलब यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से, मान लीजिए कि आपको ए से बी जाना है। ठीक, किसी सिस्टम को आपको ए से, किसी सिस्टम को आपको ए स्टेट से बी स्टेट पे लेके जाना है। अब उसको ले जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, आप पाथ 1 से जाओ, चाहे आप पाथ 2 से जाओ, चाहे आप पाथ 3 से जाओ, यानी कि आप कोई भी रास्ता अपनाकर सिस्टम को ए स्टेट से कहाँ पहुंचा देते हैं, बी स्टेट पे। ठीक, तो सिस्टम को इससे मतलब नहीं है। ठीक है, सिस्टम को इस टाइम, या हमें इस टाइम इससे मतलब नहीं कि आप कौन से रास्ते से होके गए हो, कौन सा पाथ आपने लिया है। पाथ का मतलब कौन सा प्रोसेस आपने किया है, प्रोसेस 1 से गए हो ए से बी, या प्रोसेस 2 से, या प्रोसेस 3 से। बट बस हमें इतना चेक करना है कि इनिशियली कहाँ थे और फाइनली कहाँ थे, बस। अगर आपको ए से बी आना है, ठीक है ना, अगर आपको ए से बी आना है, चाहे आप रास्ते नंबर 1 से जाओ, चाहे रास्ते नंबर 2 से जाओ, चाहे रास्ते नंबर 3 से जाओ, ठीक है ना, ओके। तो स्टेट फंक्शन पार्ट डिपेंडेंट नहीं होते, यानी कि स्टेट फंक्शन
फ्रॉम पाथ 1 इज इक्वल्स टू स्टेट फंक्शन फ्रॉम पार्ट 2 इज इक्वल्स टू स्टेट फंक्शन फ्रॉम पार्ट 3। बट ये बस ये ओनली इनिशियल एंड, मतलब ऐसे फंक्शन, अब फंक्शन क्या होगा यार, कोई 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 फिजिकल क्वांटिटी होगी जिसको आप फंक्शन बोल रहे होगे, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, मतलब समझो, जैसे मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ, समझो जैसे टेम्परेचर है, मान लो, ठीक है, टेम्परेचर, कोई सिस्टम है पोजीशन ए पे, ठीक, या स्टेट ए पे, मान लो यहाँ पर इसका टेम्परेचर है कितना, 200 केल्विन, मान लो उसका टेम्परेचर है यहाँ, मान लो 400 केल्विन। ठीक, अब सुनो, फाइनली मैंने बोला टेम्परेचर कहाँ पहुँचाना है, 600 केल्विन पे, तो भैया मर्जी है, चाहे पाथ ए से जाओ, चाहे 2 से जाओ, चाहे 3, चाहे पाथ 1 से जाओ, 2 से जाओ, 3 से जाओ, बस क्या चेक किया जाएगा, इनिशियल टेम्परेचर कितना है और फाइनल कितना है, बस उससे मतलब नहीं कि कौन से पाथ से गए हो। ठीक है ना, मतलब सर समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया, ध्यान सुनो भैया, चाहे आप गैस को गर्म कर दो बंसन बर्नर से और उसका टेम्परेचर बढ़ा दो, और चाहे 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 आप क्या करो, वो गैस मान लो इनर्ट है, चाहे उस गैस, बात समझ लो, ये मैंने क्या कहा, चाहे आप इसको गर्म कर दो, चाहे आपको इसको हीट एनर्जी देके, तो हीट एनर्जी देना मतलब रास्ते नंबर 1 से गए हो आप, चाहे आप उसको डायरेक्टली हीट देके टेम्परेचर 400 से 600 पहुंचा दो, ठीक, और चाहे आप इसके अंदर मान लो इनर्ट गैस भरी हुई है, मान लो कोई केमिकल रिएक्शन करा दी जो एक्सोथर्मिक है, गैस इनर्ट है, मना नहीं कर रहा हूं, उस सिलेंडर के अंदर ही कोई रिएक्शन करा दी तुमने, या कोई छोटा सा एक्सप्लोजन करा दिया, उस एक्सप्लोजन के होने की वजह से टेम्परेचर बढ़ जाए, वो पाथ नंबर 2 है। ठीक, या किसी और तरीके से आपने मान लो इसमें चर्निंग कर दी, चर्निंग मतलब ये एक चर्नर लगा हुआ है इस तरीके से, जैसे आप देखते हो ना चर्नर होता है ऐसा, अरे वो दूध दूध दही वही बनाते हैं, क्या क्या, दही से दूध से वो क्रीम निकालते हैं ना, ऐसा करके चर्नर होता है ना, चर्नर क्या कहते हैं उसको हिंदी में, ऐसा ऐसे चलाते हो ना दूध में डाल के, इस तरीके से मक्खन अक्खन बनाने में यूज़ किया जाता है, तो चाहे आप चर्नर से मैकेनिकल वर्क करके तब इसकी हीट बढ़ा दो, वो रास्ता नंबर 3 है, हीट बढ़ाने का मतलब है टेम्परेचर बढ़ा दो। ठीक, तो देखा आपने, टेम्परेचर आप किसी भी तरीके से बढ़ाओ, बस इनिशियल और फाइनल आपको चेक करना है, आपको रास्ते से मतलब नहीं है, इसलिए टेम्परेचर क्या आपका स्टेट फंक्शन है। तो स्टेट फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो ओनली इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, एनी नंबर ऑफ स्टेप्स रिजल्ट इन द सेम वैल्यू, इस बात का ये मतलब है चाहे इस रास्ते से जाओ, चाहे इस रास्ते से, चाहे ऐसा, मतलब आपने पाथ कोई भी लिया हो उस पर डिपेंड नहीं करता ये, बस आपको इनिशियल रिजल्ट देखना है और फाइनल रिजल्ट देखना है। ठीक, प्रेशर भी यही एग्जांपल है यार, किसी गैस पे प्रेशर लगाना हो तो मर्जी है भाई तुम्हारी, चाहे तुम उसके ऊपर बैठ जाओ, चाहे 2 किलो का वाट रख दो उसके ऊपर, वेट रख दो उसके ऊपर, चाहे किसी भारी ऑब्जेक्ट से दबा दो उसको, तो गैस का प्रेशर अगर इंक्रीज करना है ना, गैस के ऊपर अगर प्रेशर लगाना है एक्सटर्नल, तो भाई प्रेशर कैसे भी लगा लो, मान लो प्रेशर 1 एटीएम से बढ़ा के 3 एटीएम करना है, अब चाहे तुम उसके ऊपर बैठ जाओ, चाहे उसके ऊपर इतना वेट रख दो कि उसका प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर 1 एटीएम से 3 एटीएम हो जाए, वो पाथ नंबर 2 हो जाएगा। फिर पाथ नंबर 3, चाहे उस पर तुम अपना पूरा बैग ले जाके रख दो, उससे प्रेशर बढ़ जाए, एक्सटर्नल प्रेशर, पिस्टन के ऊपर तुम अपना बैग रख दो, तो प्रेशर चाहे तुम जैसे चेंज करो, कोई भी रास्ता अपना सकते हो आप, बट प्रेशर जितना बताया गया था और जहां तक जाना है बस वो आपको चेक करना है, इनिशियल और फाइनल। ठीक, कौन से रास्ते के थ्रू उस प्रेशर को अचीव किया है या उस टेम्परेचर को अचीव किया है, या कौन से रास्ते के थ्रू उस इंटरनल एनर्जी को अचीव किया गया है या उस एंथैल्पी को अचीव किया गया है। ठीक है, उस रास्ते से मतलब नहीं है, बस इनिशियल और फाइनल। अब देखो यहाँ पर इनिशियल और फाइनल स्टेट आपको देखना है, अभी डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल दिया आपने कहाँ पर, स्टेट फंक्शन में, तो देख लो भैया, देख लो मैंने क्या बताया कि इनिशियल और फाइनल आपको स्टेट देखना है बस, तो देखो जरा यहाँ पर क्या हुआ, इनिशियल स्टेट भी पिस्टन का यहीं पर था और फाइनल भी यहीं था, इसलिए इनिशियली भी डिस्प्लेसमेंट 0 था और फाइनली भी, लेकिन डिस्टेंस डिस्टेंस पाथ डिपेंडेंट है, रास्ता 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 आपने देखा रास्ता कैसा है, पिस्टन पहले नीचे गया फिर पिस्टन ऐसा ऊपर आया। ठीक है, तो डिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, पाथ पे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर आपकी इनिशियल और फाइनल कंडीशन सेम है तो डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा, इनिशियली भी पिस्टन ऐसा था और फाइनली भी पिस्टन ऐसा है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, क्योंकि इनिशियली भी डिस्प्लेसमेंट पिस्टन का 0 था, फाइनली भी 0 हो जाएगा। लेकिन डिस्टेंस वो पाथ डिपेंडेंट है, वर्क वो पाथ डिपेंडेंट, हीट पाथ डिपेंडेंट है, कि हीट कैपेसिटी पाथ डिपेंडेंट है। अब बाकी तो आप धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ते जाओगे आपको और अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आती जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।
देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, डिफरेंट स्टेप्स रिजल्ट एट डिफरेंट वैल्यूज, मतलब अगर आपने पाथ अलग अलग अपनाए हैं यहाँ पर ए से बी जाने में, तो आपको अलग अलग रिजल्ट मिलेंगे। मतलब आपको ए से बी पे जाना है, तो कुछ वर्क करके मान लो आप ए से बी पे ले गए हो सिस्टम को पाथ नंबर 1 से, तो अलग वर्क डन करना पड़ेगा। अगर आपने अपना पाथ चेंज कर दिया, ठीक, ए से बी पे गए हो किसी दूसरे पाथ से, पाथ का मतलब किसी दूसरे प्रोसेस के थ्रू ए से बी पे गए हो, तो आपको अलग अमाउंट में वर्क डन करना पड़ेगा। ये चीज़ यहीं पर मान लो मैंने पिस्टन को 3 मीटर नीचे दबा दिया होता और वापस छोड़ दिया होता, तो डिस्टेंस कितना आता, पाथ चेंज हो गया, पहले यहीं तक जा रहा था, अब 3 मीटर नीचे ले आ रहे हो, तो 3 + 3 कितना हो जाता, 6, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अभी 0 होता, क्योंकि इनिशियल और फाइनल स्टेट्स आपकी पिस्टन की सेम है। ये तो एक फालतू का एग्जांपल था यार, समझाने के लिए इतना बेस्ट नहीं है। ठीक है, टेम्परेचर वाला जो मैंने आपको समझाया उस पर आप ध्यान दीजिए। ठीक, और इन चारों बातों को आप याद रखिए। कभी भी वर्क दिख जाए, हीट दिख जाए, हीट कैपेसिटी और डिस्टेंस दिख जाए, तो ये सारे के सारे क्या आपके पाथ फंक्शंस हैं। ठीक, मतलब ये पाथ डिपेंडेंट होते हैं, कौन सा पाथ आपने चूज किया इस बात पे डिपेंड करेगा कितना वर्क हुआ है, या कितना हीट है, या कितना हीट कैपेसिटी है, या कितना डिस्टेंस है। यदि आप पाथ चेंज कर दोगे तो इनकी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, इनकी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। ठीक, यहाँ पर ये सारे जो आपके फंक्शंस हैं इनको स्टेट फंक्शंस बोलते हैं, मतलब इन चारों को छोड़ के बाकी कुछ भी दिख जाए स्टेट फंक्शन होते हैं। ये पार्ट डिपेंडेंट नहीं होते हैं, किसी भी पाथ से जाओ बस आपको इनिशियल चेक करना हो, फाइनल चेक करना है, ये पार्ट डिपेंडेंट नहीं होते हैं। ठीक, ये केवल इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे डिपेंड करते हैं। अब आइए क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं आपके। विच वन इज नॉट अ स्टेट फंक्शन, क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या कह रहा है, विच वन इज नॉट अ स्टेट फंक्शन, इनमें से कौन सा स्टेट फंक्शन नहीं है। ठीक, सो ऑप्शन ए इज इंटरनल एनर्जी, ऑप्शन बी इज हीट, ऑप्शन सी इज वॉल्यूम, एंड ऑप्शन डी इज एंथैल्पी। हाँ भाई ध्यान सुनो, क्या पूछा उसने कि कौन सा स्टेट फंक्शन नहीं है, तो स्टेट फंक्शन नहीं का मतलब क्या पूछ रहा है, पाथ फंक्शन है। स्टेट फंक्शन नहीं है, जो स्टेट फंक्शन नहीं होगा वो क्या होगा, इट विल बी पाथ फंक्शन, इट विल बी पाथ फंक्शन। और पाथ फंक्शन क्या होगा, पाथ डिपेंडेंट होगा, अलग अलग पाथ से इसकी वैल्यूज अलग अलग आएंगी। और पाथ फंक्शंस आपके कौन कौन से थे बताइए, वर्क था, हीट था, हीट कैपेसिटी था। अब इनके मीनिंग नहीं अगर आपको पता है, हीट हीट कैपेसिटी धीरे धीरे पढ़ोगे भाई कहीं ना कहीं फिजिक्स में केमिस्ट्री में, आप उसकी टेंशन मत लो, जो आपको बताया जा रहा है पहले आप उसको याद करिए। नेक्स्ट इज डिस्टेंस। अब देखो जरा, इनमें से कुछ हो तो उस पर टिक लगा दो, इनमें से कुछ हो तो उस पर टिक लगा दो, क्योंकि उसने बोला इज नॉट अ स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन नहीं है का मतलब है पाथ फंक्शन सर्च करना है। ये लो, ये स्टेट फंक्शन नहीं, बाकी सारे स्टेट फंक्शन है। एंथैल्पी स्टेट फंक्शन है, इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, वॉल्यूम आपका स्टेट फंक्शन है। ठीक, अब देख लो वॉल्यूम का एग्जांपल देख लो, जो सस्ते एग्जांपल है वो मैं बता रहा हूँ। वॉल्यूम क्यों स्टेट फंक्शन है बताओ, ये पार्ट डिपेंडेंट नहीं है भाई। आपकी मैडम ने बोला कि 5 मिलीलीटर पानी ले लीजिए, लेबोरेटरी में आपकी मैम ने बोला, केमिस्ट्री वाली मैम ने या सर ने कि 5 ml पानी ले आओ, तो भैया तुम पानी अपने दोस्त की बोतल से ले लो, या पानी तुम लेबोरेटरी में लगे हुए नल से ले लो, या बाहर लगे हुए हैंडपंप से ले लो, या किसी फ्रेंड बी नाम के फ्रेंड से ले लो 5 ml पानी। तो यार वॉल्यूम तो 5 ml ही अचीव करना है ना, रास्ता कोई भी हो, दोस्त से ले लो, नल से ले लो, हैंडपंप से ले लो, कुएं से निकाल के ले आओ, इसलिए वॉल्यूम क्या है आपका, स्टेट फंक्शन है। ठीक है ना, ये पार्ट डिपेंडेंट नहीं है, वॉल्यूम आप कहीं से भी अचीव करो। अगला सवाल, विच वन इज अ स्टेट फंक्शन, विच वन इज अ स्टेट फंक्शन। ऑप्शंस, ऑप्शन ए इज हीट, ऑप्शन बी इज वर्क, ऑप्शन सी इज
गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, सही है। एंड ऑप्शन डी इज एंथैल्पी। ठीक, एंथैल्पी, करेक्ट। नाउ यस, सो देखिए बच्चों, इस पे आप किस पे टिक लगाओगे, मल्टीपल करेक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है ना। कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेट फंक्शन है, तो चेक कर लो पहले पाथ फंक्शन कौन कौन से, उनको नहीं लेना है, पाथ फंक्शन को नहीं लेना है। वर्क, हीट, हीट कैपेसिटी और डिस्टेंस को नहीं लेना है। हीट नहीं ले सकते हो, वर्क नहीं ले सकते हो, समझ गए ना, क्योंकि ये क्या है, आपके पाथ फंक्शन है, ये दोनों पाथ फंक्शन, तो जो इन दोनों को छोड़ के बच गया, हीट कैपेसिटी दिख नहीं रहा है कहीं, डिस्टेंस दिख नहीं रहा है, इन दोनों को छोड़ के जो बच गया, यानी कि ऑप्शन सी और डी, ये दोनों के आपके स्टेट फंक्शन, क्योंकि इन चारों को छोड़कर जो भी होंगे वो होंगे आपके क्या, स्टेट फंक्शंस, ठीक है ना। अच्छा, नाउ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन में आपसे कहता है सेलेक्ट द स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, ओके, सेलेक्ट द स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, सेलेक्ट द स्टेट functions and path functions and path function। अब सुनो बच्चों, यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 वर्क, एग्जाम्पल नहीं, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज दी, आपको बताना है स्टेट फंक्शन है कि पाथ फंक्शन है। नेक्स्ट है हीट, ठीक। नंबर 3 है बच्चों, आपको क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम। नंबर 4 है आपको दिया हुआ है प्रेशर। नंबर 5 है आपको दिया हुआ है इंटरनल एनर्जी। नंबर 6 है आपको दिया हुआ है गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक। नंबर 7 आपको दिया हुआ है एंथैल्पी। अब ये सब नाम आप पहली बार सुन रहे हो, परेशान ना हो, सब कुछ पढ़ाया जाएगा, टाइम जब आएगा सब पढ़ोगे आप। नेक्स्ट है 8th इज, अभी तो आप सवाल करो, एंट्रोपी, ठीक। नंबर 9 इज हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी। एंड नंबर 10 इज नंबर ऑफ मोल्स। पहले आप टेम्परेचर लिख लो, ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स लिख लो, NO का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, सही है। अब सुनो भाई, उसने बोला कि बता दो कौन सा स्टेट फंक्शन है और कौन सा आपका पाथ फंक्शन, तो भैया बात ही खत्म हो गई यार। पाथ फंक्शन आपके मैंने पढ़ाए कौन कौन से, सॉल्यूशन करने के लिए आपको बस एक बात याद रखनी, पाथ फंक्शंस कौन कौन से, पाथ फंक्शंस कौन कौन से आपके, वर्क, हीट, हीट कैपेसिटी एंड फाइनली डिस्टेंस। ये चारों को छोड़कर बाकी सारे क्या हैं, स्टेट फंक्शन है, बस। तो अब मेरी बात ध्यान सुन लो भाई, पाथ फंक्शन के लिए मैं P लिख दूंगा, समझ जाना, ठीक। और स्टेट फंक्शन के लिए मैं S लिख दूंगा, स्टेट फंक्शन के लिए मैं S लिख दूंगा, समझ जाना, ठीक। चलो अब मैं इसका आंसर कर रहा हूँ, ओके। सबसे पहले वर्क, हीट, हीट कैपेसिटी, डिस्टेंस को ढूंढ लो, तो वर्क पाथ फंक्शन है, ठीक। हीट पाथ फंक्शन है, और हीट कैपेसिटी भी क्या है, पाथ फंक्शन है। और डिस्टेंस आपको कहीं दिख नहीं रहा है, तो बाकी जो सारे बच गए, डिस्टेंस कहीं दिख नहीं रहा है, बाकी जो सारे बच गए इनको छोड़ के वो स्टेट फंक्शन है, खत्म। वॉल्यूम स्टेट फंक्शन, प्रेशर स्टेट फंक्शन, इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन, ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी स्टेट फंक्शन, एंथैल्पी हो गया स्टेट फंक्शन, एंट्रोपी हो गया आपका स्टेट फंक्शन, ठीक। टेम्परेचर हो गया आपका स्टेट फंक्शन, नंबर ऑफ मोल्स हो गया आपका स्टेट फंक्शन, सही है। बस हो गया क्वेश्चन, क्या दिक्कत है, हो गया, ठीक। नाउ अब देखिए बच्चों, अब सवाल कैसा दिया उसने एग्जाम में, देखिए
उसने ग्राफ बना के दे दिया आपको। क्वेश्चन में एक ग्राफ बनाया पहले, ये इस तरीके से, ठीक। देखिए इस ग्राफ में ए से बी पे जा रहा है, स्ट्रेट ए से बी पे जा रहा है। ये क्या है, पाथ नंबर 1, और उसके बाद येलो कलर से मैं आपको दे रहा हूँ पाथ नंबर 2, ये पाथ नंबर 2, ये दूसरा रास्ता है, ये पाथ 1 और ये पाथ 2, ठीक। और ग्राफ क्या है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का प्रेशर वर्सेस देखो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ दिया हुआ है, ठीक। अब कह रहा है कि जब हम पाथ 1 से जाते हैं तो वर्क कितना होता है, W1, वर्क कितना होता है W1, ठीक। और ध्यान सुनो, इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है डेल्टा U1, ठीक। डेल्टा U1 क्या है, इंटरनल एनर्जी में चेंज। डेल्टा U का मतलब क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक। जब पाथ 2 से जाते हो तो वर्क डन W2 करना पड़ता है और चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U2 आती है, ठीक। सेलेक्ट द करेक्ट रिलेशन, क्वेश्चन इसी के ऊपर क्वेश्चन है, इसी ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन है। सेलेक्ट द करेक्ट रिलेशन, सेलेक्ट द करेक्ट रिलेशन। ऑप्शन ए इज W1 is equals to W2. Option B is delta U1 is equals to delta U2. Option C is W1 is not equals to W2. And option D is delta U1 is not equals to delta U2, ठीक। अब सुनिए बच्चों ध्यान से, देखिए क्या W1 इज इक्वल टू W2 होगा, पाथ 1 से वर्क W1 और पाथ 1 से 2 W2। तो भैया वर्क क्या है, पाथ डिपेंडेंट है यार, वर्क क्या पाथ डिपेंडेंट, अलग अलग पाथ से जाओगे। इस सिस्टम का स्टेट ए से स्टेट बी में इसको चेंज कर रहे हो, तो पाथ अगर आप अलग अलग ले रहे हो, ठीक, पाथ का मतलब अलग अलग प्रोसेस के थ्रू आप ए से बी पे जा रहे हो, तो अलग अलग प्रोसेस के थ्रू जा रहे हो तो वर्क तो पाथ डिपेंडेंट होता है यार, वर्क तो पाथ डिपेंडेंट होता है, वर्क पाथ फंक्शन है, पाथ डिपेंडेंट होता है। तो अलग अलग प्रोसेस से या अलग अलग रास्ते से जाओगे तो वर्क अलग अलग होगा, यानी कि ये वाले रास्ते का वर्क अलग होगा और ये वाले रास्ते का वर्क अलग होगा। तो W1 इज नॉट इक्वल्स टू W2, ठीक। तो जो बातें सही है उस पर टिक लगाना है। तो W1 इज नॉट इक्वल्स टू W2, एक तो ये सही है। अब इंटरनल एनर्जी, क्योंकि वर्क क्या है आपका, बोल दिया ना मैंने आपको, क्या वर्क क्या आपका पाथ फंक्शन है, तो पाथ डिपेंडेंट है, रास्ता बदल लोगे, अलग अलग रास्ते से जाओगे तो वर्क डन अलग अलग रास्ते का मतलब है अलग अलग प्रोसेस से। भाई कोई गैस का सिलेंडर था, उसमें गैस भरी थी, उसको स्टेट ए से बी पे ले गए हो, एक बार किसी प्रोसेस ए से और एक बार किसी प्रोसेस बी से, तो वर्क डन तो अलग अलग करना पड़ेगा। अब इंटरनल एनर्जी की बात करो तो वो तो स्टेट फंक्शन है यार, इंटरनल एनर्जी क्या है तुम्हारा, स्टेट फंक्शन है, चेक कर लो यहीं कहीं होगा, देख लो। यस, स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन पार्ट डिपेंडेंट नहीं होता है, चाहे पार्ट 1 से जाओ चाहे पार्ट 2 से जाओ, चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम होगा यार। इंटरनल एनर्जी क्या होता है तुम्हारा, स्टेट फंक्शन होता है, एंड स्टेट फंक्शन डू नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, डू नॉट डिपेंड ऑन पाथ, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेंगे, मतलब जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आएगी पाथ 1 से भी उतनी आएगी और पाथ 2 से भी उतनी आएगी, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी पाथ थ्रू पाथ 1 इज इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी थ्रू पाथ 2। सो डेल्टा U1 इज इक्वल्स टू डेल्टा U2। तो मल्टीपल करेक्ट था ये आपका, ऑप्शन सी इज करेक्ट एंड ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओके। ये डी नहीं हो सकता क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी थ्रू पाथ 1 इज नॉट इक्वल्स टू, ऐसा गलत है भाई, जितना चेंज इन इंटरनल एनर्जी यहाँ होगा उतना ही यहाँ होगा, क्योंकि केवल इनिशियल से फाइनल में जाना है आपको, मतलब भाई आपको बस चुपचाप यहां से यहां जाना है। अब रास्ता कोई भी अपना लो यार, इंटरनल एनर्जी पाथ पे थोड़ी ना डिपेंड करती है, वो तो स्टेट फंक्शन है। तो चाहे ये रास्ते से चले जाओ चाहे ये रास्ते से, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम तो सेम रहेगा। वर्क की बात करते हैं बच्चों,
ठीक। वर्क इज डिफाइंड एज एनर्जी ट्रांसफर, वर्क इज डिफाइंड एज एनर्जी transferred to or from system with a reference to the surrounding, to or from a system with reference to the surrounding, with a reference to the सराउंडिंग्स। मतलब अब देखिए बच्चों, क्या है वर्क, क्या है पता है? फिजिक्स में जो भी आप वर्क पढ़ते होगे वर्क यहाँ केमिस्ट्री में क्या है बच्चों? केमिस्ट्री में ध्यान से सुनिए, अगर एनर्जी को आपको ट्रांसफर करना, वर्क इज डिफाइंड एज द एनर्जी ट्रांसफर टू, देखिए मैं आपको बताऊं, केमिस्ट्री में अगर ये सिस्टम है, ठीक, और ये आपकी सराउंडिंग है, ठीक ठीक, तो अगर आपने एनर्जी को यहां से यहां भेजना है या यहां से यहां भेजना है, तो पता है एनर्जी को पहले वर्क में कन्वर्ट करोगे, फिर वर्क जाके वापस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। एनर्जी को यहां से यहां भेजना है, अगर आपको सराउंडिंग से, सिस्टम से आपको एनर्जी को यहाँ भेजना है, तो एनर्जी अपने आप नहीं जाएगी। मैंने आपको बताया था, एनर्जी बोलेगी पहले मुझे वर्क में कन्वर्ट करो, और वर्क जाके वापस फिर से एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से एनर्जी सिस्टम से कहाँ जाएगी? सराउंडिंग में। तो एनर्जी पहले वर्क में कन्वर्ट होगा, ठीक, और वर्क फिर एनर्जी में कन्वर्ट होगी, तब जाके ये एनर्जी सिस्टम से कहाँ पहुंचेगी? सराउंडिंग में। इसी प्रकार से यदि आपको एनर्जी को सराउंडिंग से कहाँ भेजना है? सिस्टम में, तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? एनर्जी डायरेक्टली सराउंडिंग से सिस्टम में नहीं जाएगी, एनर्जी को पहले वर्क में कन्वर्ट करोगे, और ये वर्क जाके वापस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। तो वर्क एक तरीके का, क्या कहते हैं, वर्क को केमिस्ट्री में जब डिफाइन करोगे, वो फिजिक्स वाला वर्क वैसा मत डिफाइन करिए, ठीक है, क्योंकि यहां आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हो। जनरली पिस्टन में कोई गैस होगी, या छोड़ो आप, ये फिजिक्स वाला वर्क नहीं है, ठीक है, वैसा ही कुछ, अभी थोड़ा हम आपको बताएंगे भी। लेकिन यहाँ पर बताया गया केमिस्ट्री में, ये केमिस्ट्री वाली जो थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक, यहाँ पर जो वर्क है ये एनर्जी को ट्रांसफर करने का तरीका है, सिस्टम से सराउंडिंग में और सराउंडिंग से सिस्टम में। यानी कि वर्क आपको कहाँ दिखाई पड़ेगा? बाउंड्री पे, क्योंकि एनर्जी को ट्रांसफर करोगे तो बाउंड्री को क्रॉस करके जाना पड़ेगा, ऐसा सोचो आप। तो वर्क अगर आपको दिखाई पड़ेगा तो कहाँ दिखाई पड़ेगा? बाउंड्री पे। इसलिए तो बताया था वर्क क्या है आपका? बाउंड्री प्रॉपर्टी है। बताया था अभी थोड़ी देर पहले, वर्क क्या है? बाउंड्री प्रॉपर्टी। ये देखिए, यही बात मैंने यहां पर भी आपसे करी थी। कहाँ गया? ये देखिए, आज की क्लास में मैंने बोला था कि अगर आपको एनर्जी को अंदर से बाहर भेजना हो या बाहर से अंदर भेजना हो, तो एनर्जी अपने आप नहीं जाएगी। एनर्जी पहले बोलेगी मुझे वर्क में कन्वर्ट करो, फिर वर्क वापस जाके बाहर फिर से एनर्जी में कन्वर्ट होगा। या बाहर से एनर्जी अंदर भेजनी, तो एनर्जी बोलेगी पहले मुझे वर्क में कन्वर्ट करो, और फिर हम एनर्जी में वापस फिर वर्क वापस एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो ये बाउंड्री मान लो, ये दिखा दी मैंने ऐसे मोटी सी बाउंड्री। तो इस बाउंड्री में ही वर्क डन आपको नजर आ रहा होगा। तो वर्क डन, वर्क क्या है? वर्क एनर्जी को ट्रांसफर करने का तरीका है। थर्मोडायनेमिक्स में वर्क क्या है? एनर्जी को ट्रांसफर करने का तरीका है। इसी तरीके से हीट क्या है? हीट भी एनर्जी को ट्रांसफर करने का तरीका है। कभी कभी एनर्जी ऐसा बोल सकता है कि भैया पहले मुझे किस में चेंज करो, मैंने कहा एनर्जी बाहर जाओ, तो इसने बोला नहीं पहले मुझे हीट में चेंज करो, एनर्जी हीट में चेंज होगी, फिर ये हीट सराउंडिंग्स में बाहर पहुंचेगी, यानी कि एनर्जी बाहर पहुंचेगी। और बाहर से हीट अंदर लेके आनी है, तो एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करोगे, मतलब एनर्जी पहले हीट में कन्वर्ट होगी और हीट आके वापस अंदर एनर्जी में कन्वर्ट होगी, ऐसा कुछ, ठीक। इसलिए, और ये कन्वर्जन कहां देखने को मिलता है? बाउंड्री पे। मोटी मोटी बात ध्यान से सुनिए, हीट और वर्क एनर्जी को ट्रांसफर करने के तरीके हैं थर्मोडायनेमिक्स में। हीट और वर्क एनर्जी को सिस्टम से सराउंडिंग में या सराउंडिंग से सिस्टम में ट्रांसफर करने के तरीके हैं थर्मोडायनेमिक्स में। ओके, तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, यही बात यहां पर आप देखोगे, यही बात डेफिनेशन में लिखी हुई है, ठीक। क्या लिखा है बताइए? वर्क इज डिफाइंड एज एनर्जी ट्रांसफर
टू और फ्रॉम अ सिस्टम विद रेफरेंस टू द सराउंडिंग। ठीक, नाउ अब देखिए, नाउ अब देखिए बच्चों, वर्क डन का फॉर्मूला आप कहाँ पढ़ते हो? W इज इक्वल टू F इंटू डी एस, ऐसा कुछ आप कहाँ पढ़ते हो? फिजिक्स में। ठीक, लेकिन यहां पर ध्यान से चेक करिए, देखिए, चलो इसी को लगा लेते हैं पहले, तो फिर मैं आपको एक बात बताऊंगा। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो यहां से आप क्या करोगे? फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। ठीक, सो W इज इक्वल्स टू, भाई वर्क कब होता है? जब मोशन होता है अगेंस्ट द अपोजिशन फोर्स। मतलब कोई फोर्स आपको अपोज कर रहा हो, आप उसके अगेंस्ट वर्क कर सकते हो। यहाँ पे देखो क्या बात कर दी सर, ये अजीब सी आपने। सुनो भाई मैं क्या कह रहा हूँ, ये गैस का पिस्टन है, ठीक, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? ए। यहाँ से आप प्रेशर लगा रहे हो कितना? पी एक्सटर्नल। तो मैं यही तो कह रहा हूँ क्या, कि अगर अंदर गैस भरी हुई है इस तरीके से, तो गैस इस पिस्टन को रोकने की कोशिश करती है ना, तो अपोजिंग फोर्स कौन लगा रहा है? गैस। ठीक, सो वर्क डन कब होगा? जब आप मोशन करा दो अगेंस्ट द अपोजिंग फोर्स। वर्क डन कब होगा? इस सिलेंडर को देख के बताइए, वर्क डन कब होगा? जब आप क्या करा दो? मोशन अगेंस्ट अपोजिंग फोर्स। यार गैस तुमको रोकने की कोशिश कर रही है, तुम एक्सटर्नल एजेंट हो, तुम इस पर प्रेशर लगा रहे हो, तो यही तो है, अपोजिंग फोर्स के अगेंस्ट मोशन करवा रहे हो पिस्टन का। यहां से खिसका के पिस्टन यहां ले आओगे भाई, प्रेशर लगा के पिस्टन की पोजीशन को ए से कहां ले आओगे आप? बी पर। तो यही मैंने लिखा, तो क्या हो जाएगा? वर्क डन हो जाएगा एक तरीके का, वर्क डन हो जाएगा एक तरीके का, वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा कि वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है, लेकिन आप मोटी मोटी बात समझो, जब आप मोशन करा दो अगेंस्ट द ऑपोजिंग फोर्स, तो वहां वर्क डन हो जाता है। क्या दिक्कत है? ठीक, इसी प्रकार से जरूरी नहीं कि पिस्टन अंदर जा रहा हो, पिस्टन बाहर भी आ सकता है। भाई बाहर से 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, अब गैस प्रेशर लगा रही है, गैस खुद प्रेशर लगा रही, पिस्टन ऊपर जा रहा है। तो जब पिस्टन ऊपर जा रहा होगा, मतलब सब कुछ ऐसा ही बनाइए, बस एरो ऑपोजिट कर दीजिए। ये गैस का कंप्रेशन हो रहा है और ये गैस का एक्सपेंशन हो रहा है। अगर वापस पिस्टन ऊपर जा रहा होगा तो बताओ रोकने वाला फोर्स कौन है? एक्सटर्नल फोर्स, और उसके अगेंस्ट मोशन हो रहा है। चेक कर लो, मोशन इस बार ऐसे हो रहा है, बाहर से रोकने वाला अपोजिंग फोर्स के अगेंस्ट मोशन ऐसे हो रहा है, तब भी वर्क डन होगा। दिस इज वर्क डन बाय द गैस, दिस इज वर्क डन ऑन द गैस, दिस इज वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम वर्क कर रहा है, दिस इज वर्क डन ऑन द सिस्टम। अभी बात करते हैं, परेशान ना हो, पहले वापस यहाँ आओ, पहले वापस यहाँ आओ। नाउ ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, सो एफ इंटू डी एस, ये आपने पढ़ा है। फोर्स की जगह क्या रख सकते हो? प्रेशर इंटू एरिया, फोर्स की जगह प्रेशर इंटू एरिया। अब बताओ एरिया इंटू लेंथ कितना होता है? डीएस क्या है? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। मान लो यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है? डीएस। पिस्टन को इतना दबा दिया, ठीक। अब बताओ क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाएगा? वॉल्यूम, ठीक। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? वॉल्यूम। सो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पी, लेकिन यहाँ ऑपरेटर डीएस लगा है, तो डी के साथ वॉल्यूम, समझ रहे हो? एरिया इंटू डीएस, इस डीएस के छोटे होने से जो वॉल्यूम है बहुत छोटा सा आएगा, यानी कि पी इंटू डीवी। वॉल्यूम बहुत स्मॉल सा चेंज हुआ है, ऐसा आप सोचो, क्योंकि पिस्टन ने स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, तो चेंज इन वॉल्यूम स्मॉल हुआ होगा गैस में, ठीक। नाउ तो यहां से क्या हो गया बच्चों? ये वर्क डन का आपका फॉर्मूला बन गया, पी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इंटू डीवी। तो अब सुनिए ध्यान से, देखिए केमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स में जो आप वर्क डन पढ़ोगे वो हमेशा प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में पढ़ोगे। केमिस्ट्री में जो आप वर्क डन पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, वो प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में पढ़ेंगे। कोई भी मैकेनिकल फोर्स आप यहाँ नहीं पढ़ोगे, कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक कोई भी इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से होने वाला वर्क आप यहाँ पर नहीं पढ़ोगे। बस मोटी मोटी बात ध्यान सुनो, थर्मोडायनेमिक्स क्लास 11th में केमिस्ट्री में आप प्रेशर और वॉल्यूम वाला वर्क पढ़ोगे बस, ठीक। नाउ अब देखिए यहाँ कॉन्सेप्ट नोट करिए, कॉन्सेप्ट नोट करिए यहाँ, देखिए अभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा, रुक जाओ परेशान ना हो। देखिए W इज इक्वल्स टू P इंटू डी वी, ये वाला फॉर्मूला फिजिक्स में लगाओगे।
जब आप फिजिक्स की थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा रहे होगे, लेकिन केमिस्ट्री में आपको क्या लगाना है वो ध्यान देना। W इज इक्वल टू माइनस लगा देना है और यहाँ P एक्सटर्नल लिखना है इंटू डी, याद रखना भाई। बस प्लस और माइनस का खेल है। अब ये खेल क्यों है वो मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक। केमिस्ट्री में हमेशा माइनस P एक्सटर्नल इंटू डी लगाना है, याद रखना। फिजिक्स नहीं है भाई ये केमिस्ट्री। फिजिक्स में आप P इंटू डी लगाना, थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में ही पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, ठीक। लेकिन यहाँ पर माइनस P एक्सटर्नल, बस एक माइनस साइन डाल दो यहाँ बाहर। सर क्यों, अभी पता चलेगा। ये हो गया आपका फर्स्ट, है ना। नेक्स्ट, वर्क डन अगेंस्ट वैक्यूम, ये हो गया आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 सुनिए बच्चों ध्यान से। वर्क डन अगेंस्ट वैक्यूम, वर्क डन अगेंस्ट वैक्यूम, ओके। कभी भी अगर क्वेश्चन आ जाए, नो बच्चों ध्यान से करिए, कभी भी अगर क्वेश्चन आ जाए वर्क डन अगेंस्ट वैक्यूम, ठीक, देन P एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0। ये क्या बात कर रहे हो सर, सुनो ध्यान से भाई। वर्क डन अगेंस्ट वैक्यूम, वैक्यूम के अगेंस्ट अगर वर्क करना हो, मतलब वैक्यूम मतलब कुछ नहीं, तो बाहर कुछ नहीं है, सराउंडिंग कुछ नहीं है, तो भैया सराउंडिंग है नहीं तो प्रेशर कौन लगाएगा बाहर से, यानी कि P एक्सटर्नल कितना हो जाएगा 0। यहाँ रखो P एक्सटर्नल 0 रखोगे तो वर्क डन कितना आएगा 0, ठीक। तो याद रखना बच्चों, कभी भी अगेंस्ट वैक्यूम दे दे क्वेश्चन में, ठीक, कभी भी अगर वर्क डन अगेंस्ट वैक्यूम दे दे तो P एक्सटर्नल 0 होता है। यार खुद सोचो ना भाई, वैक्यूम का मतलब कुछ नहीं है, वैक्यूम का मतलब कुछ नहीं है, तो भाई जब कुछ है नहीं है, कोई मॉलिक्यूल नहीं है, तो प्रेशर कौन लगाएगा यार बाहर से, एक्सटर्नल प्रेशर कौन लगाएगा, कोई नहीं। एक्सटर्नल प्रेशर कोई नहीं लगाएगा, और एक्सटर्नल प्रेशर यदि कोई नहीं लगाएगा तो P एक्सटर्नल 0 है, तो इस फॉर्मूले से वर्क डन कितना हो जाएगा 0, ठीक। अब सुनो, और कभी भी अगर आपको ये बोला जाए क्या, वर्क डन इन फ्री एक्सपेंशन, वर्क डन इन फ्री एक्सपेंशन। अब देखो फ्री एक्सपेंशन क्या होता है, वर्क डन इन फ्री एक्सपेंशन में भी P एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0 होता है। अब गैस अचानक से एक्सपैंड कर गई, सुनो, इसका मतलब उसको कोई रोकने वाला ही नहीं है यार। ये पिस्टन अचानक से एक्सपैंड कर गया, अचानक से गैस एक्सपैंड, पिस्टन ऊपर चला गया अचानक से, कोई रोकने वाला ही नहीं है उसको बाहर से। इसका मतलब P एक्सटर्नल कितना है 0 है। तो भाई फ्री एक्सपेंशन कभी भी होगा तो इसका मतलब P एक्सटर्नल कितना है 0 है, क्योंकि पिस्टन ऐसा अचानक से बाहर की तरफ चला गया, गैस अचानक से एक्सपैंड हो गई। तो यार अचानक से गैस क्यों एक्सपैंड हो गई, उसको रोकने वाला कोई है ही नहीं बाहर से, तो बाहर से प्रेशर कितना मानोगे 0 फ्री एक्सपेंशन में, तो वर्क डन कितना आ जाएगा फिर से 0। P एक्सटर्नल यहाँ 0 रखोगे तो वर्क डन फिर से कितना आ जाएगा 0, सही है। ये हो गया। आइए जरा हम आपको एक सवाल देते हैं, ठीक। सवाल आपको कैसा देगा, एक लंबी चौड़ी कहानी दे देगा आपको एग्जाम में और कंफ्यूज करेगा। देखिए कैसे, क्वेश्चन, 2 मोल नियॉन गैस प्रेजेंट इन 2 मोल neon gas present in 10 liter container, in 10 liter container. If gas expand to, if gas expand to 15 liter at constant external pressure, at constant external pressure 1.5 atm, calculate work done against vacuum, calculate work done against vacuum, ठीक। now option A is minus of 5 into
1.5 ATM लीटर। ऑप्शन बी इज +5 इंटू 1.5 ATM लीटर। ऑप्शन सी इज -5 ATM लीटर। ऑप्शन डी इज 0। अब सुनो, जल्दीबाजी में आप एग्जाम में कुछ देखोगे नहीं और आप कैसे जवाब दोगे? 2 मोल ऑफ नियॉन गैस है, 10 लीटर कंटेनर में थी, गैस एक्सपेंड कर गई। मतलब मान लो पिस्टन पहले यहां था, ठीक, ये नियॉन गैस भरी, पिस्टन पहले यहां था और इसका वॉल्यूम कितना था, वी इनिशियल कितना था, 10 लीटर, ठीक। ये अचानक से एक्सपेंड कर गई और यहां पर आ गया, अचानक से क्या एक्सपेंड कर गई? उन्होंने बोला बाहर से कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है बाहर से, ये कांस्टेंट है और कितना है, 1.5 ATM है, ऐसा दिया था उसने, ठीक। और गैस जब एक्सपेंड कर गई तो अब वॉल्यूम कितना हो गया, अब गैस इतने में फैल जाएगी, अब फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया, 15 लीटर। तो तुम क्या करोगे जल्दीबाजी में? फॉर्मूला लगा दोगे वर्क का, वर्क इज इक्वल्स टू, तुम लगाओगे -P एक्सटर्नल, केमिस्ट्री तो -P एक्सटर्नल इंटू डीवी का मतलब चेंज इन वॉल्यूम, तो -P एक्सटर्नल कितना है तुम्हारा, 1.5 रख दोगे गलती से यार, ATM, ठीक, ATM और इंटू चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल, 15 - 10 5 लीटर। ये तुम टिक लगा दोगे कहीं, -1.5 × 5, गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए नहीं आंसर भाई, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। वर्क डन अगेंस्ट वैक्यूम, ठीक, ध्यान से सुनिए। थर्मोडायनेमिक्स में सवाल जब आए, चाहे फिजिक्स में आए चाहे केमिस्ट्री में, पढ़ना बहुत ध्यान से, पढ़ना बहुत ध्यान से, सवाल में ही बातें छुपी रहती हैं। उसने भैया पूछा है वर्क डन अगेंस्ट वैक्यूम पूछा है, और अभी मैंने आपको बताया कि वर्क डन अगेंस्ट वैक्यूम जब भी पूछे, ठीक, वर्क डन अगेंस्ट वैक्यूम पूछा उसने, तो वर्क डन अगेंस्ट वैक्यूम कितना हो जाएगा भाई, 0। कोई फार्मूला नहीं लगाना आपको, ठीक। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसने ये थोड़ा पूछा वर्क डन अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर, अगर वो पूछता वर्क डन अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर तब तुम लगाते ही। उसने वर्क डन अगेंस्ट वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब कुछ नहीं, तो कुछ नहीं के अगेंस्ट कुछ नहीं वर्क होगा भाई वैक्यूम का मतलब कुछ नहीं, तो कुछ नहीं के अगेंस्ट जो वर्क होगा तो कुछ नहीं, तो वर्क डन कितना है, 0। ओके, ये चीज है, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। इसके बाद अब देखिए बच्चों, एक खास बात, समय को देखते हुए अब देखिए बच्चों, वर्क डन आपके दो तरीके के, ठीक। वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, और दूसरा होगा आपका वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक। वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक। अब इसको जरा समझिए, देखिए बच्चों, मान लीजिए ये इस तरीके से, ठीक। अभी मान लो बच्चों ये इनिशियल पोजीशन है और यहां से पी एक्सटर्नल लग रहा है, और पी एक्सटर्नल लग रहा है पिस्टन के ऊपर, ये पिस्टन है आपका, और इस पे प्रेशर आप लगा रहे हो बाहर से, ठीक। अभी यहाँ पर प्रेशर कितना है, V1, प्रेशर नहीं, मान लो ये पोजीशन ए पर है, पिस्टन कहाँ है, पोजीशन ए, और बच्चों यहाँ V इनिशियल है, वॉल्यूम गैस का भी कितना है, V इनिशियल, इतना वॉल्यूम है, ठीक, इतना वॉल्यूम है। अब थोड़ी देर के बाद क्या किया आपने, इसको कंप्रेस कर दिया गैस को, और ये पिस्टन यहाँ चला, अब ये पिस्टन आ गया कहाँ, पोजीशन बी, ठीक है। ये पी एक्सटर्नल आप लगा, और सुनिए अब गैस का वॉल्यूम कितना हो गया, वी फाइनल। तो अब बताओ वी फाइनल बढ़ा है कि वी इनिशियल बढ़ा है, बताइए कौन बढ़ा है, वी इनिशियल बढ़ा है, यानी कि वी फाइनल कम है और वी इनिशियल ज़्यादा है। गैस को कंप्रेस कर दिया ना, कंप्रेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, ठीक। सो यहाँ पर वर्क डन कितना आएगा, कैलकुलेट कर लो, वर्क डन बराबर, फॉर्मूला क्या बताया, केमिस्ट्री चल रही भैया, केमिस्ट्री, पी एक्सटर्नल इंटू डीवी, डीवी का मतलब चेंज इन वॉल्यूम। अब बताओ चेंज इन वॉल्यूम कैसे निकालोगे, डीवी,
वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, बस साइन चेंज करना है, चेक करना है कैसा आएगा साइन, बताओ डीवी का, डीवी का साइन कैसा आएगा बताओ। वी फाइनल छोटा है, वी इनिशियल बड़ा है, वी फाइनल छोटा, वी इनिशियल बड़ा, इनिशियल वॉल्यूम ज़्यादा है, इनिशियल वॉल्यूम ज़्यादा, वी फाइनल छोटा, तो छोटा माइनस बड़ा, आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा, नेगेटिव आएगा। चेक कर लो भैया, छोटा नंबर माइनस, मान लो पहले वॉल्यूम के, मान लो बाद में वॉल्यूम 5 था और पहले 10 था, तो 5 माइनस 10, पहले 10 था कंप्रेस कर दिया, 10 से वॉल्यूम कम हो गया 5 हो गया, तो फाइनल 5 हो गया, इनिशियल 10 था, मान लो इनिशियल वॉल्यूम कितना था 10 और फाइनल कितना हो गया 5, तो 5 माइनस 10 आंसर नेगेटिव आएगा -5, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक। तो सुनो, तो वर्क कैसा आएगा यहाँ पॉजिटिव, क्योंकि ये माइनस तो है और एक माइनस यहाँ से मिलेगा, एक माइनस यहाँ से और इनटू एक माइनस डीवी से मिलेगा, डीवी कैसा है नेगेटिव, तो माइनस इंटू माइनस वर्क डन कैसा आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक। तो याद रखिएगा बच्चों, जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है, यानी कि आप गैस को कंप्रेस कर रहे हो, जनरली केमिस्ट्री में यही मिलेगा, सिलेंडर में कोई गैस मिल जाएगी, गैस को आप कंप्रेस कर रहे हो, ठीक, गैस को आप कंप्रेस कर रहे हो, ठीक है ना, तो ये वर्क डन ऑन द सिस्टम कहलाता है और ये वर्क डन पॉजिटिव होता है। तो नोट करिए बच्चों कॉपी में, क्या वर्क डन ऑन द सिस्टम इज ऑलवेज पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक। कहाँ नोट करें यार, अब तो भर गया सब कुछ, यहाँ कर दें, समझ जाओगे, वर्क डन, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब सुनो, फिजिक्स में यही वर्क नेगेटिव आएगा, क्या सर, डिस्कस कर लो भाई मेरे साथ अच्छी तरीके से, फिजिक्स में यही वर्क नेगेटिव आएगा, क्यों सर, भाई फिजिक्स में मशीन्स होती हैं, मान लो यही पिस्टन यही सिलेंडर तुम्हारी बाइक में लगा हुआ है, तो यार जब पिस्टन अंदर जाएगा तब तुम्हें थोड़ी ना फायदा होगा यार, तुम्हें कब फायदा होगा, तुम्हारी बाइक कब चलेगी, तुम्हारी बाइक के ऊपर वर्क कब होगा, जब पिस्टन बाहर फेंकेगा, पिस्टन जब बाहर फेंकेगा तभी तो तुम्हारे व्हील्स चलेंगे ना, तुम्हें आउटपुट मिल रहा है उससे, तो वो वाला वर्क तुम पॉजिटिव मानोगे, ये वाला तो तुम नेगेटिव मानोगे यार, इससे तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। इंजीनियर्स का जब कोई फायदा नहीं होता तो उस वर्क को वो लोग नेगेटिव मानते हैं। तो यार फिजिक्स में ये वाला वर्क मैं लिख दूंगा ही, अगर तुम फिजिक्स यूज कर रहे होते तो वर्क का फॉर्मूला क्या लगाते, P इंटू डीवी, ठीक, यहां माइनस हटा देते तो यहाँ प्लस होता और डीवी नेगेटिव होता तो आंसर माइनस में आता, भाई यहाँ प्लस और डीवी माइनस में आता, डीवी तो माइनस में आता ही ना, ठीक। तो वर्क तुम्हें नेगेटिव मिलता फिजिक्स में, तो फिजिक्स में ये बता रहा है वर्क नेगेटिव कि यार पिस्टन अंदर जा रहा है, उससे यार तुम्हें थोड़ी ना कोई फायदा, भाई तुम्हारी कार को तुम्हारे बाइक को थोड़ी ना कोई फायदा है, उसको तब फायदा होगा, मतलब तुम्हें तो सिस्टम से कुछ फायदा चाहिए, इंजीनियर्स को सिस्टम से कुछ फायदा चाहिए। तो यार पिस्टन जब ऊपर की तरफ दबेगा तभी तो, जो क्रैंक शाफ्ट वाला सिस्टम होता है जो चक्के में लगा होता है, चक्के का मतलब व्हील्स में, तभी तो व्हील को ढकेलेगा पिस्टन, अभी तो तुम्हारा व्हील खुद ही पिस्टन को अंदर ढकेल रहा है, जब पिस्टन तुम्हारे व्हील को ढकेलेगा तब तो तुम्हारी गाड़ी चलेगी आगे, तब तो तुम्हें फायदा होगा, तब वर्क पॉजिटिव आएगा। अभी तुम्हारे लिए फिजिक्स में अगर तुम इंजीनियर जो इंजीनियर्स है मतलब फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, एज अ केमिस्ट नहीं देखोगे, तो ये वाला वर्क डन नेगेटिव माना जाएगा। इसलिए उन्होंने फिजिक्स में फॉर्मूला क्या बनाया है, W बराबर P इंटू डीवी, और कोई बात नहीं है, और कोई बात नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव का खेल बस इतना सा है, किसको फायदा हो रहा है, इंजीनियर्स को फायदा हो रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव, इंजीनियर्स को फायदा नहीं हो रहा है तो वर्क डन नेगेटिव। केमिस्ट्री में कोई लफड़ा नहीं है, केमिस्ट्री में सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, सिस्टम तो तुमने वर्क किया तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, यानी कि वर्क करके आप सिस्टम को एक तरीके से एनर्जी दे रहे हो, ऐसा सोचो, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या है, पॉजिटिव है। अब यहीं पर देखो वर्क डन बाय द सिस्टम, इसी का रिवर्स प्रोसेस, मान लो बच्चों अब क्या हुआ, इसी को हम कॉपी कर लेते, ये देखिए, और एरो ऑपोजिट लगा दीजिए, उल्टे एरो लगा दीजिए, आपकी गैस का एक्सपेंशन हो, अब पिस्टन ऊपर जा रहा है, इनिशियल वॉल्यूम 5 हो जाएगा इस बार, इनिशियल वॉल्यूम 5 हो गया और गैस का एक्सपेंशन हुआ है। अब बताओ फाइनली जब गैस एक्सपैंड हो जाएगी तो पिस्टन कहाँ आ जाएगा, ऊपर, और गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, पोजीशन बी से पिस्टन आ गया 1 पर। अब वी फाइनल कितना हो गया, 10 लीटर, सही। तो अब बताओ अगर आप वर्क निकालोगे केमिस्ट्री में तो माइनस P एक्सटर्नल
इंटू डी, और डी कैसे निकालते हैं, चेंज इन वॉल्यूम, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो इस बार वी फाइनल कितना है, ज़्यादा है 10, माइनस वी इनिशियल कितना है, छोटा है। तो आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव पक्का। कहने का मतलब है वर्क कैसा आ जाएगा, यहाँ से तुम्हें नेगेटिव मिलेगा, और इंटू डी का साइन कैसा है, पॉजिटिव। अब बताओ माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस, तो वर्क डन नेगेटिव आ रहा है, तो वर्क डन नेगेटिव आ रहा है। ठीक, तो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क डन नेगेटिव है, लेकिन फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव। ठीक, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि तुम लगाते, कहाँ कर दूं, यहाँ कर दूं, समझ जाओगे। यदि इंजीनियर्स इसी चीज को कर रहे होते, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क कैसा आता, तुम P इंटू डी लगाते। ठीक, तो इस फॉर्मूले में आगे माइनस नहीं होता और डी कैसा आ जाता, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, तो वर्क डन पॉजिटिव। मैंने आपको बताया ना, क्योंकि इस बार पिस्टन तुम्हारे व्हील्स को, तुम्हारे बाइक के व्हील्स को, तुम्हारे कार के व्हील्स को धक्का दे रहा है भाई, तुम्हें फायदा हो रहा है, कार चल रही है, इसलिए तुम फिजिक्स में एज अ इंजीनियर वर्क डन पॉजिटिव लेते हैं। लेकिन केमिस्ट्री में सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, तो सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सिस्टम ही बेचारा वर्क कर रहा है तो एनर्जी लूज कर रहा होगा बेचारा, एनर्जी लॉस हो रही होगी उसकी, वर्क डन करने में खर्च हो जा रही होगी एनर्जी, तो उसकी एनर्जी खर्च हो रही, इसलिए वर्क डन कैसा आ रहा है, नेगेटिव। केमिस्ट्री वाले ऐसे सोचते हैं, फिजिक्स वाले अपना फायदा सोचते हैं। ठीक, केमिस्ट्री वाले सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, फिजिक्स वाले अपने फायदे के लिए देखते हैं कि उनकी मशीन को वर्क करके मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उनकी बाइक चल रही है कि नहीं चल रही है। गैस जब एक्सपैंड करेगी, पेट्रोल का जब कंबशन होता है पेट्रोल इंजन में, तो गैस एक्सपैंड करेगी, जिस टाइम एक्सपैंड करेगी उस टाइम पिस्टन तुम्हारे व्हील्स को धक्का मारेगा, तो कार चलेगी, बाइक चलेगी, तुम्हारा फायदा होगा। तो फिजिक्स में वर्क डन पॉजिटिव रखोगे, लेकिन केमिस्ट्री वाले देखेंगे, बोलेंगे अरे पेट्रोल का कंबशन हो रहा है, गैस एक्सपैंड कर रही है, अरे गैस को वर्क करना पड़ रहा है। सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, सिस्टम को वर्क करना पड़ रहा है, ओ हो सिस्टम एनर्जी लूज कर रहा है, लॉस कर रहा है, तो इसका मतलब वो लोग वर्क को नेगेटिव मानेंगे, इसलिए उन्होंने फॉर्मूला ही गेम चेंज कर दिया, उन लोगों ने फॉर्मूले में P इंटू डी में आगे माइनस लगा दिया, बस क्या दिक्कत है। तो वर्क डन बाय द सिस्टम ऑलवेज नेगेटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम ऑलवेज नेगेटिव। ठीक, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑलवेज नेगेटिव। अब यहां यूनिट ऑफ वर्क की बात कर लेते हैं भाई। ठीक, यहां यूनिट ऑफ वर्क की बात कर लेते हैं। तो देखो भैया, केमिस्ट्री में आप यूनिट जब निकालोगे, तो आप फॉर्मूला जब लगाओगे, प्रेशर बराबर माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी, है ना। अब माइनस माइनस का गेम तो मैंने आपको समझा दिया कि वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, ऑन द सिस्टम पॉजिटिव, बाय द सिस्टम नेगेटिव, वो तो बात की बात है। यूनिट की अगर बात करोगे, प्रेशर की यूनिट आप एटीएम लोगे और वॉल्यूम की आप लीटर लोगे। ठीक, लेकिन कभी कभी वर्क आपको जूल्स में दिया रहता है, तो आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो ध्यान सुनिए, 1 एटीएम लीटर इज इक्वल्स टू 101.3 जूल्स। ठीक, एंड द सेकेंड वन इज 1 बार लीटर, अगर प्रेशर को तुमने बार में लिया है और वॉल्यूम को लीटर में, तो 1 बार लीटर इज इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 100 जूल्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इज 1 अर्ग, ये तो पता ही होगा आपको, 1 अर्ग इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -6, 1 इंटू 10 टू द पावर -7 जूल्स होता है। ये सब बातें फिजिक्स में आपने पढ़ी हैं। 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.18 जूल्स होता है, जिसको कि लगभग 4.2 के आसपास मान लिया जाता है। तो भैया एनर्जी कन्वर्जन का भी ध्यान रखिएगा, एटीएम लीटर में आए, जूल से मैच कराना हो, ये एटीएम बार सॉरी प्रेशर अगर बार में, वॉल्यूम लीटर में, तो बार इंटू लीटर आएगा, तो 1 बार लीटर में 100 जूल्स होते हैं, याद रखिएगा। अब देखो भाई, यहाँ पे तो मैं स्टॉप करता हूँ, हीट मेरे को और पढ़ाना था, पढ़ा देंगे, समय बहुत हो चुका है, पढ़ाएंगे। ठीक, आपको क्या करके आना है, मेरे को एक क्वेश्चन बड़ा बढ़िया कराना था, लेकिन जब हीट पढ़ा लूँगा तब कराऊंगा, तो भाई वर्क पढ़ के आना पूरा अच्छी तरीके से, तब हम बात करेंगे किसके बारे में, हीट के बारे में। ठीक, छोटा सा बच रहा है, उसको हम कवर कर लेंगे, आज ही करना था, लेकिन अब क्या करें। चलिए ठीक है, इसको मैं एंड कर रहा हूँ, इसका मैं आपको पीडीएफ भेज देता हूँ, ये सब आप तैयार करते हुए तब चलिएगा, नहीं तो चैप्टर आगे चल के बाउंस करेगा, रिवाइज करके आइएगा। ओके, और थोड़ी बहुत जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही इग्नोर करो यार, धीरे धीरे अपने आप आ जाएंगी। ठीक,
फिजिक्स में भी पढ़ोगे, केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे सेम चैप्टर, कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज़ तो हैं, ठीक।